हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज आईसी इंजन का फर्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। मैं हूं अभिनंदन कुमार। मैंने प्रोडक्शन इंजीनियर हूं। मैंने BIT मिश्रा रांची से, बिना स्टॉक टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची से मैंने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रखा है। इसके अलावा मैंने 3 टाइम्स गेट क्वालिफाई कर रखा है विथ बेस्ट AIR 159 के साथ, और अभी मैं MTech कर रहा हूँ थर्मल इंजीनियरिंग से। आई थिंक दिस इज इनफ इंट्रोडक्शन फॉर अबाउट मी। चलिए हम लोग आईसी इंजन के बारे में बात करते हैं। आईसी इंजन का कोर्स मैंने शुरू किया है और ये फर्स्ट पार्ट उसका आपके सामने है। इसमें हम लोग देखेंगे ये पूरा आईसी इंजन का। मैं एक बार सिलेबस आपको बता दूं कि क्या सिलेबस है। देखिए, सबसे पहले हम लोग इंजन के ज्योमेट्री और कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, जो इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हम लोग देख लेंगे। उसके अलावा उसके बाद हम लोग ऑटो साइकिल क्या एफिशिएंसी वगैरह देखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी और मीन इफेक्टिव प्रेशर वगैरह की चर्चा करेंगे। उसके बाद डीजल साइकिल की चर्चा करेंगे, उसके बाद ड्यूल साइकिल की चर्चा करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, 2 स्ट्रोक इंजन कैसे काम करता है, इंडिकेटर डायग्राम और एक्चुअल डायग्राम वगैरह देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेस्टिंग ऑफ आईसी इंजन। आईसी इंजन की परफॉर्मेंस वगैरह की टेस्टिंग करेंगे, उसमें मॉडुलर टेस्ट और मॉनिटरिंग टेस्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग कन्वर्जन ऑफ SI इंजन का हम लोग देखेंगे कि कन्वर्जन कैसे होता है, बाकी फिनोमेना कैसे होता है, और नॉर्मिंग वगैरह, नॉकिंग वगैरह का फिनोमेना, सुपरचार्जिंग क्या है, ये सब हम लोग उसमें चर्चा करें। इसके बाद हम लोग लास्ट में हम लोग देखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री और फ्यूल्स के बारे में कि कन्वर्जन रिएक्शन कैसे होता है, एस्टोमेट्रिक कन्वर्जन का इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, इक्विवेलेंसी रेशियो क्या है, नॉक्स वगैरह का जो इमिशन होता है वो क्या है और उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हीटिंग वैल्यू हम लोग देखेंगे। हाइड्रोकार्बन्स के काफ़ी प्रकार देखिए, अल्टरनेटिव फ्यूल्स भी देखेंगे कि क्या क्या अल्टरनेटिव फ्यूल्स यूज हो सकते हैं, हो रहे हैं। इसके अलावा इमिशन, पोल्यूशन बहुत बड़ा इशू है, हर बार क्वेश्चन आता रहता है और हर कोई वेटेज देता है। कंपटीटिव एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इमिशन वगैरह देखेंगे और उसकी रेमेडी देखेंगे और उसका ट्रीटमेंट वगैरह देखेंगे। चलिए आज ही शुरू करते देते हैं इसी में इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन आईसी इंजन में मैंने दिखा हल्का जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने इसी में डिस्कस कर लिया। ये देखिए, मैंने सबसे पहले दिखाया है यहाँ पे स्पार्क प्लग के बारे में। स्पार्क प्लग का मैंने बताया कि भाई जो स्पार्क प्लग यूज होता है पेट्रोल इंजन में यूज होता है, पेट्रोल साइकिल में यूज होता है। स्पार्क प्लग मैंने दिखा रखा है, ये मतलब जनरल चीज़ें यहाँ मैंने डिस्कस कर रखी है। तो स्पार्क प्लग का टेम्परेचर जो वोल्टेज हम लोग यूज करते हैं वो 10,000 वोल्ट से भी ज़्यादा वोल्टेज यूज करते हैं, इसके अराउंड वोल्टेज यूज करते हैं। और ये स्पार्क प्लग का वोल्टेज तो काफ़ी हाई जो आपको दिख ही रहा होगा। इसके अलावा आपको जो होता है इसका करंट काफ़ी लो होता है, जबकि आपने मेटल रिमूविंग प्रोसेस पर रखा होगा प्रोडक्शन में, नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा बताऊँगा। तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज बहुत कम यूज होता है और करंट बहुत ज़्यादा यूज होता है, करंट काफ़ी हाई यूज होता है। क्यों? क्योंकि भाई उसमें मेटल रिमूव करना है तो वो इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा टक्कर होंगे और उतना ज़्यादा मेटल रिमूव होगा, इसलिए उसमें हम लोग करंट काफ़ी हाई करंट यूज करते हैं, जबकि वोल्टेज बहुत लो वोल्टेज यूज करते हैं। यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हाई क्यों है? क्योंकि यहाँ देखिए इसके बीच एक एयर रेसिस्टेंस है, हमने प्लग लगा रखा है और बीच में हमने गैप छोड़ रखा है, जिससे एयर रेसिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। एयर रेसिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, इसलिए हमें हाई वोल्टेज रखना पड़ेगा। इसके कारण एयर रेसिस्टेंस आता है। रेसिस्टेंस आएगा तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस है उतना ज़्यादा हीट रिलीज करेगा, हीट जनरेट करेगा, जिसके कारण हमें स्पार्किंग होगी और आग लगेगा अंदर फ्यूल में। ये स्पार्क प्लग का यूज होता है। तो इसके अलावा ये स्पार्क प्लग जो रहता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो ये बना तो होता है, कहा जाता है थ्योरेटिकली कि प्लेटिनियम का बनाना चाहिए, लेकिन प्लेटिनियम का अल्फा जो है वो काफ़ी हाई होता है। अल्फा क्या है? ये थर्मल एक्सपेंशन रेशियो ही है कि जितना ज़्यादा अल्फा होगा उतना प्लेटिनियम उतना ज़्यादा वो फैलेगा। तो ये फैलने और जो गर्म होगा तो गर्म होने के कारण इसका एक्सपेंशन होगा, तो जितना ज़्यादा एक्सपेंशन या फैलने सिकुड़ने के कारण क्या होगा, ये गैप मेंटेन नहीं रह पाएगा, एक फिक्स गैप मेंटेन नहीं रह पाएगा, यानी स्पार्किंग कभी ज़्यादा हो जाएगा कभी कम हो जाएगा तो वो दिक्कत करेगा। इसलिए हमें प्रैक्टिकली क्या होता है, निकल के अलॉय का यूज करते हैं हम लोग। तो उसका अल्फा क्या होता है, 10 to 0 होता है, लगभग 0 के बराबर होता है, हमें काफ़ी फायदा करता है। इसके अलावा मैंने ग्राफ दिखाया है स्पार्किंग प्लग का। देखिए स्पार्क गैप का और MRR का, मैंने ग्राफ दिखाया है
तो ये दिखाया कि मैंने स्पार्किंग गैप को पहले बढ़ाते हैं तो MRR पहले बढ़ता है, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। तो हमें मैक्सिमम के लिए एक ऑप्टिमम मेंटेन करना पड़ता है, ना बहुत कम हम यूज कर सकते हैं और ना ही बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया है कि भाई सुपर एलॉय क्या है। सुपर एलॉय क्या है? सुपर एलॉय वो एलॉय है जिसका अल्फा 10:0 होता है, यानी कि निकेल का जो एलॉय है जिसका मैंने चर्चा कर रखा था, जिससे ये स्पार्क प्लग बना था, वही है सुपर एलॉय, उसी को हम सुपर एलॉय कहते हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया आपको उसको मैंने लिख भी रखा है। क्या लिख रखा है? स्पार्किंग इज ड्यू टू हाई वोल्टेज पावर सोर्स that can overcome the air resistance present in spark gap। तो स्पार्क गैप में जो एयर रेसिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमको हाई वोल्टेज की जरूरत होती है। फिर मैंने लिखा है थ्योरेटिकली प्लैटिनम इज यूज्ड एज अ स्पार्क प्लग, स्पार्क वायर, बट प्रैक्टिकली निकल वायर बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0 थर्मल कोफिशिएंट। तो भाई थ्योरेटिकली तो प्लैटिनम यूज होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली हम लोग निकल का यूज करते हैं क्योंकि वो उसका थर्मल कोफिशिएंट क्या होता है? 0 हो जाता है। ड्यू टू विच अ कांस्टेंट स्पार्क स्ट्रेंथ विल बी मेंटेन। तो स्पार्क गैप यदि कांस्टेंट रहेगा तो स्पार्क स्ट्रेंथ भी हमारा हर वक्त एक ही स्ट्रेंथ का स्पार्क जनरेट होगा, इसलिए हम इसमें निकेल एलॉय का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने प्रोसेस दिखाने की कोशिश की है मैंने कि स्ट्रोक में क्या क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट स्ट्रोक में क्या हो रहा है कि यहाँ से फ्यूल यहाँ पे ये वाल्व खुला हुआ है और यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर जो है सिलेंडर में इंटर हो रहा है। जैसे जैसे ये इंटर होगा वैसे वैसे पिस्टन नीचे आएगा, या फिर कहिए कि जिससे जैसे पिस्टन नीचे आएगा वैसे वैसे एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आए, क्योंकि अंदर पहले से ही प्रेशर कुछ है और अंदर से प्रेशर है। तो जैसे जैसे ये पिस्टन नीचे जाएगा वैसे से प्रेशर अंदर कमेगा, तो प्रेशर कमेगा तभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बाहर से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर आ पाएगा। देखिए मैंने स्पार्क प्लग दिखा रखा है, इसका ये जो है वोल्टेज हाई दिखा रखा है और करंट को लो दिखा रखा है। इसके बाद क्या हुआ देखिए नेक्स्ट में क्या हुआ भाई कि यहाँ पे पूरा फ्यूल फिल हो गया है और बीडीसी पे आ गया है। ये पिस्टन टीडीसी से पीडीसी टॉप डेड सेंटर है या बॉटम डेड सेंटर है, इससे नीचे आ गया है। ये देखिए ये कनेक्टिंग रॉड है और ये क्रैंक है, तो ये घूम रहा है क्रैंक, तो ये नीचे चला आया। ये साइक्लिक प्रोसेस है तो घूमता रहेगा। ये आगे मैं दिखाऊंगा कि भाई क्यों घूम रहा है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। एक बार इसमें बर्निंग हो गया तो एक बार घूम गया ये, तो घूमता रहेगा ये। तो घूम के ये नीचे आ रहा है, नीचे जैसे से आएगा वैसे वैसे एयर फ्यूल मिक्सचर इसके अंदर भर जाएगा। देखिए भर गया है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब ये इसको ये जब फिल हो जाएगा तो फिर ये पिस्टन ऊपर जाना शुरू होगा, यानी जितना भी फ्यूल है अभी इसका दोनों वाल्व बंद है तो ये इसको कंप्रेस करेगा और कंप्रेस करके एकदम पूरा लाल पीला कर देगा। देखिए इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि भाई कंप्रेस कर दिए तो वो गर्म हो गया है, गुस्सा हो गया है और इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो गया है। देखिए सिलेंडर का टेम्परेचर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से काफ़ी हाई हो गया और उसी वक्त हम लोग क्या करते हैं, बर्निंग कर देते हैं और स्पार्किंग कर देते हैं, जिसके कारण से बर्न हो जाता है। स्पार्किंग जैसे हुआ देखिए मैंने इक्वेशन ऊपर लिख रखा है कि हाइड्रोकार्बन क्या करेगा, फ्यूल जो है वो O2 से रिएक्शन करेगा, H2O बनाएगा, CO2 बनाएगा और हीट रिलीज करेगा। हीट रिलीज दो प्रकार से करेगा, एक तो उसका हाइड्रोजन जले हाइड्रोकार्बन का, दूसरा है कार्बन जले, दो प्रकार की हीट वो रिलीज करेगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में क्या है कि एक बार अगर जल गया ऊपर से तो क्या करेगा, जो उसका फ्यूल है, जो उसका गैस है, वो इसको पिस्टन को धक्का देगा, मारेगा, कहेगा कि नीचे जाओ और ये एक्सपेंशन कराएगा। यानी कि यही पावर स्ट्रोक है, इसी में हमें पावर मिलता है एक्सपेंशन स्ट्रोक में, जहाँ पे पिस्टन को धक्का देकर ये घुमाता है। बाकी में तो पिस्टन ही चल रहा है, खुद से ही चल रहा था। तो यही एक पावर स्ट्रोक है जिसमें पावर जनरेट होता है। इसमें क्या होता है भाई, एक प्रेशर अंदर बना, प्रेशर से एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर्स बन जाएगा और जो डिस्प्लेसमेंट होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन होगा, जो रेसिप्रोकेटिंग वर्क डन होगा। पिस्टन के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर इस वक्त होता है, पेटीएम से कहीं ज़्यादा इसके अंदर प्रेशर होता है। ये एग्जॉस्ट, तो ये एक्सपेंशन प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है, जब नीचे आ जाता है उसी वक्त देखिए ये आउटलेट वाल्व को खोल दिया जाता है।
खोल क्यों दिया जाता है, उसी वक्त क्यों खोल दिया जाता है? क्योंकि भाई हम ये जो प्रोसेस होता है ग्रेजुअली होता है। ये जो बॉल आपको लगता होगा कि एक ही साथ एक झटका में खुल जाता है, पर ऐसा नहीं है। कर्वेट रहता है ये पिस्टन के साथ, जैसे जैसे पिस्टन मूव होता है वैसे वैसे ये वाल्व खुलता है। तो जैसे ये थोड़ा सा भी वाल्व खुलता है तो अंदर का प्रेशर चूंकि बहुत ज्यादा होता है, तो जैसे खुलता है उसी वक्त 95% गैस जो है बाहर चला जाता है। तो बाहर 95% गैस चूंकि वाल्व जिस वक्त खुलता है और वो उस वक्त पिस्टन जो रहता है बीडीसी पे ही रहता है, तो उसी वक्त 95% गैस बाहर निकल जाता है। इसलिए हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये प्रोसेस जो हो रहा है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो रहा है। पिस्टन हिला भी नहीं कि 95% गैस पहले ही बाहर हो गया। तो हम इसे अज्यूम कर सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है और सारा गैस बाहर भी निकल जा रहा है। तो हम इसे कांस्टेंट वॉल्यूम अज्यूम कर लेते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो कब तक ये होगा, जब तक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के से मेंटेन हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेंटेन अगर हो गया तो उसके बाद क्या करेगा, ये पिस्टन बाकी जो 5% बचा हुआ गैस है उसको पिस्टन धक्का देकर बाहर निकालेगा। तो ये देखिए एग्जॉस्ट प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये पिस्टन क्या करेगा, इसमें धक्का देकर सबको बाहर निकालेगा। तो मैंने लिख भी रखा है इस प्रोसेस को, आगे हम लोग बार बार यूज करेंगे तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या है कि हीट रिजेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। क्यों हमने ऐसा अज्यूम करते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो मैंने बताया है कि आफ्टर एक्सपेंशन एक्सपेंशन इस प्रोसेस में हो गया था। एक्सपेंशन द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज मच एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें गैस जला हुआ रहता है, उसमें आग लगी होती है, तो वो काफी इधर उधर भागते रहते हैं, उसमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। हेंस ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस द एक्सपेंशन गैस एक्सपैंड होता है और इसका एग्जॉस्ट गैस 95% अप्रॉक्सीमेटली विल गो आउट ऑफ द सिलेंडर। तो क्या करता है, उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होने के कारण 95% गैस तो उसी वक्त वो सिलेंडर से बाहर निकल जाता है। इस कारण हम उसको अज्यूम कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो दोस्त इसमें हम लोग सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को समझा, स्पार्क प्लग को देखा हमने। उसके बाद हम लोगों ने इसे समझा कि हीट रिजेक्शन जो होता है, जितने भी हम लोग आगे यूज करेंगे वहाँ पे हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही यूज करेंगे। क्यों, इसका मैंने तर्क दिया कि 95% गैस भाई कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही निकल जाता है। इतना हाई प्रेशर अंदर होता है कि 95% गैस जो होता है वो इसी वक्त निकल जाता है, बस वॉल्व खुलते के साथ निकल जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी निकल जाता है। तो ये आप लोगों ने जाना कि दो मेन चीजें, और बाकी आपने देखा कि 4 प्रोसेस में किस प्रकार से ये पिस्टन मूव कर रहा है और क्या क्या अंदर प्रोसेस हो रहा है। चलिए आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसको, इस लेसन में इतना ही। थैंक यू। फ्रेंड्स, हम लोग ये सेकंड लेक्चर है, इसमें हम लोग इस इंजन का हम लोग कंपोनेंट्स वगैरह ज्योमेट्री और कंपोनेंट्स वगैरह देखेंगे, कैसा ज्योमेट्री होता है इंजन्स के और कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ये देखिए मैंने दिखाया, सारे कंपोनेंट्स को दिखाया, जरूरी नहीं है कि स्पार्क प्लग सभी में हो, पर मैंने दिखा दिया ताकि आप उसके बारे में भी जान लें। देखिए मैंने दिखाया कि भाई वोल्टेज इसमें जो होगा वो 10,000 के करीब होगा, काफ़ी हाई वोल्टेज होगा, और स्पार्क प्लग होगा। स्पार्क प्लग थ्योरेटिकली तो प्लैटिनम का होना चाहिए, बट वो प्रैक्टिकली निकेल लड़ाई का होता है। मैं बता चुका हूँ क्यों होता है पिछले लेक्चर में। इसमें इनलेट वाल्व होता है, इसमें एग्जॉस्ट वाल्व एक होता है। मैंने बताया था कैसे कब और ओपन कौन सा होता है। इसे हम टीडीसी कहते हैं, टॉप डेड सेंटर, और इसे हम बीडीसी कहते हैं, बॉटम डेड सेंटर। इसके अलावा मैंने दिखाया, सारी चीज मैंने दिखा रखा है कि ये पिस्टन होता है, ये जो है ये पिस्टन अरेंजमेंट है, और ये पिस्टन रिंग है, इसमें कुछ रिंग लगा हुआ है। मैंने सबको अलग अलग कलर से दिखाया है। जो ब्लैक कलर से दिखाया है वो ब्लैक वाला पार्ट है, ये पिस्टन रिंग को दिखाया। ये वाला पार्ट जो मैंने पेंटिंग कर रखी है वो पिस्टन रिंग है। इसके अलावा रेड वाला जो पार्ट है वो कूलेंट कहलाता है, कूलिंग या वाटर जैकेट कहलाता है। ये लगा रखा है क्योंकि अंदर बर्निंग होगा, काफ़ी हीट जनरेट होगा, तो एक्सपेंशन वगैरह इसका ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसमें वाटर जैकेट लगा के रखेंगे।
इसके अलावा मैंने दिखा रखा है कि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होगा सिलेंडर के अंदर कंप्रेसर के दौरान। इसके अलावा मैंने दिखा रखा कि यहाँ से देखिए एयर फ्यूल मिक्सचर लीक, यहाँ एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, मैंने बताया पिछले लेसन में। तो यहाँ से लीकेज करने का संभावना होता है। तो एयर फ्यूल मिक्सचर यानी कि अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, जो नहीं जला हुआ हाइड्रोकार्बन है, वो लीक करने की संभावना होती है। इसी को हम बोलते हैं ब्लो बाय लॉस। तो ब्लो बाय लॉस होने का संभावना होता है। तो ये इसके अलावा देखिए मैंने कहा ये जो जी है वही कहलाता है गजन पिन। ये जो ये कनेक्टिंग रॉड है इसी को कनेक्ट किया जाता है ये पिस्टन से, इसे हम गजन पिन कहते हैं या पिस्टन पिन कहते हैं। तो ये कमांड कर ये जोड़े रहता है इसको। इसके अलावा हम देखते हैं नीचे करते हैं, नीचे जाके देखते हैं नीचे क्या है कि ये है, इसके हम क्रैंक कहते हैं। ये है एक क्रैंक पिन, देखिए ये पिन यहाँ भी हमने, ये भी पिन सेम ही होता है गजन पिन की तरह, उसी तरह से हम बनाएंगे। एक क्रैंक शाफ्ट है, देखिए ये जैसे ये क्रैंक रोटेट करेगा वो शाफ्ट रोटेट करेगा और इसी शाफ्ट से हम रोटेशन का मैकेनिकल हम लोग बेनिफिट लेंगे। ये है शाफ्ट इंजन। इसके अलावा मैंने नीचे दिखाया है क्या कि पिस्टन और सिलेंडर के बारे में मैंने बताया। बाकी जो कटिंग है वो नेक्स्ट स्लाइड का पार्ट है। देखिए पिस्टन रिंग के बारे में, पिस्टन और पिस्टन सिलेंडर के बारे में बताया कि ये कास्ट आयरन से भी आप बना सकते हैं। ये स्टेनलेस स्टील से क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, कास्ट आयरन से कास्ट आयरन स्ट्रॉन्ग तो होगा पर ये हैवी होगा। हैवी होगा तो इसके मास बहुत ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा तो भाई माइलेज कम देगा, इनर्शिया मास रहेगा तो ज़्यादा देगा, तो इसमें माइलेज कम देगा। अब स्टेनलेस स्टील से बनाओगे तो थोड़ा हैवी कम होगा, माइलेज थोड़ा बढ़ेगा। जबकि आप एल्यूमिनियम एलॉय से बनाओगे तो माइलेज मैक्सिमम आपको मिलेगा क्योंकि इनर्शिया कम जाएगा। देखिए मैं सारी चीज़ें बताई है, तो मेरा एक एक लेक्चर जो है इसमें एक एक स्लाइड है वो काफ़ी इन्फॉर्मेशन रखता है। तो आराम से देखिए मैंने सारी चीज़ डिस्कस एक ही स्लाइड में कर रखा है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मैंने गजन पिन के बारे में डिटेल बताया। गजन पिन एक बार फिर से देख लेते हैं गजन पिन कहाँ पे है। देखिए ये गजन पिन है जो पिस्टन को कनेक्ट करता है, किससे, कनेक्टिंग रॉड से कनेक्ट करता है। तो ये गजन पिन है। गजन पिन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें बार बार क्वेश्चन आता रहता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में गजन पिन के बारे में। गजन पिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यही कनेक्ट कर रखा है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसी पड़ रहा है। इस पर साइक्लिक लोडिंग पड़ रहा है, कंप्रेशन का भी हो रहा है। कभी ऊपर जाएगा तो कंप्रेस करेगा, नीचे आएगा तो टेंसाइल लोडिंग लगेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इसे ब्रेक होने का इसी की संभावना होती है। ये पिन यहाँ पे पिन है और यहाँ पे भी पिन है, सभी लगभग एक ही समान है पर ये गजन पिन कहलाता है और इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। चलिए हम लोग देखते हैं गजन पिन क्या होता है। ये ऊपर वाला पार्ट पिछले स्लाइड का है, इसे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। देखिए गजन पिन के बारे में मैंने क्या लिखा, इट इज सब्जेक्ट टू फटिग लोडिंग कंडीशन। ये फटिग लोडिंग कंडीशन है, साइक्लिक कंप्लीट रिवर्स साइक्लिक लोडिंग उसमें रखता है। ये सबसे खतरनाक चीज होता है। आपने सॉम में पढ़ा होगा, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, जब सॉम का लेक्चर अपलोड करूंगा तो। हेंस इट शुड बी मेड फॉर्म पर फोल्ड स्टील, इसलिए हमें इसे बनाना चाहिए किसी से, फोल्ड स्टील से। फोर्जिंग आपने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा फिर उसको भी प्रोडक्शन में। फोर्जिंग सबसे बेस्ट टेक्निक है और इसमें सबसे बेहतर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होते हैं फोर्ज में। बट इसमें परेशानी ये होता है कि इसका जो सरफेस फिनिशिंग होता है वो अच्छा नहीं होता है। तो सरफेस फिनिशिंग के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग मशीनिंग कर लेंगे। देखिए इन ऑर्डर टू रिमूव सरफेस डिफेक्ट्स, जो सरफेस डिफेक्ट्स रहेगा या स्मूथिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इट इज अंडरगोन मशीनिंग। तो बाद में इसका मशीनिंग कर लिया जाता है। तो गजन पिन कैसे बनता है, गजन पिन बनता है फोर्ज स्टील से। क्यों बनाते हैं फोर्ज स्टील से, फोर्ज स्टील से इसमें साइक्लिक लोडिंग लगता रहता है। इसमें सबसे ज्यादा परेशानी होती है टूटने का, इसमें फटिग लोडिंग लगता रहता है। हर बार टेंसाइल कभी लगेगा, कभी कंप्रेसिंग लोड लगेगा, तो इसी कारण हमको फोर्ज स्टील से बनाने की जरूरत पड़ती है। तो सरफेस डिफेक्ट्स जो आता है उसको हम मशीनिंग से हटा लेते हैं। फिर मैंने नोट करके लिखा है कनेक्टिंग रोड जो है, क्रैंक रोड जो है, रॉड है, ये ऑल्सो मेड ऑफ द फोर्ज स्टील, वो भी फोर्ज स्टील से ही बना होता है, बट स्पेसिफाइड बाय ड्रॉप फोर्जिंग से उसे बनाते हैं। यानी कि दोनों ऑप्शन है, ड्रॉप फोर्जिंग और फोर्ज स्टील, किसके लिए, कनेक्टिंग रोड के लिए और क्रैंक रोड के लिए। तो हम ड्रॉप फोर्जिंग को हम टिक करेंगे। तो ये
फोर्जिंग में बहुत सारे टेक्निक होते हैं, फोर्जिंग के कोल्ड फोर्जिंग होता है, हॉट फोर्जिंग होता है, ये सारे आप प्रोडक्शन में पढ़ेंगे आप। तो यहाँ पे कोल्ड फोर्जिंग से हम इसे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, इसमें क्यों बनाते हैं, तो ये इंटरनल डिफेक्ट्स इससे मिनिमम हो जाता है। इंटरनल डिफेक्ट्स जो भी होल वगैरह हो जाना या फिर और भी इंटरनल डिफेक्ट्स हैं जो आप जो प्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे तो वो कम जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैंने दिखाया, देखिए साइक्लिक लोडिंग वगैरह के बारे में दिखा रखा है, इसलिए आपने पढ़ रखा होगा, नहीं तो पढ़ेंगे हम लोग उसको। 100 में पढ़ा होगा, डिजाइन ऑफ मशीन में भी पढ़ा होगा, मशीन डिजाइन में। पिस्टन रिंग जो गजन पिन के बारे में मैंने बता रहा था, तो वो देखिए मैंने दिखाया भी है कि इसमें टेंशन और कंप्रेसिव लोड लगता रहता है। तो टेंशन लगेगा, कभी कंप्रेसिव, इस प्रकार से साइक्लिक और साइक्लिक लोडिंग के बारे में दिखा रखा। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इस पर, क्योंकि ये सब्जेक्ट है आपका साउंड का और डिजाइन ऑफ मशीन का। तो इस पर रिवर्स साइक्लिंग लोडिंग कंडीशन लगता रहता है, कभी पॉजिटिव टेंशन लगेगा, कभी कंप्रेसिव लगेगा, कभी ज़्यादा लगेगा, कभी कम लगेगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो रिवर्स साइक्लिंग लोडिंग कंडीशन रहता है, इसलिए फटिग लोडिंग कंडीशन रहता है। और क्रैक, सबसे ज़्यादा क्रैक प्रोपगेशन इनफाइनाइट होता है इसमें, तो क्रैक आने की संभावना इनफाइनाइट होती है। तो इसको हम किससे बनाएंगे, डक्टाइल मटेरियल से बनाएंगे। क्यों डक्टाइल मटेरियल से क्यों बनाएंगे, अब ब्रिटल तो बना नहीं सकते क्योंकि इसमें टेंशन लग रहा है, टेंशन में तो ब्रिटल टिकेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, डक्टाइल मटेरियल से बनाएंगे। उसमें डक्टाइल किससे हम बनाएंगे, कौन सा प्रोसेस लगाएंगे डक्टाइल मटेरियल में, फोर्ज्ड स्टील से हम बनाएंगे, फोर्ज्ड स्टील से, और टॉप फोर्जिंग से हम बनाएंगे। उसमें भी हम लोग क्या लगाएंगे, कोल्ड फोर्जिंग टेक्निक लगाएंगे। कोल्ड क्यों, देखिए मैंने एक चीज में कितनी बातें ऐड की है, हर चीज का प्रूफ दिया है, और मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा है नोट्स टाइप का, और ये आपको नोट करके रखिए और एक एक स्लाइड को ध्यान से देखिए, इसमें काफी इंफॉर्मेशन है। एक भी स्लाइड एक ही पॉइंट स्किप करेंगे, एक ही पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ये क्यों होता है, तो हर चीज मैंने लिख रखा है, हर चीज नोट करा रखा है। तो कोल्ड फोर्जिंग से क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसमें इंटरनल डिफेक्ट्स नेग्लिजिबल होता है। देखिए मैंने काट रखा है यहाँ पे, आपको ध्यान से दिखेगा तो मैंने काट रखा है बगल में। तो इंटरनल डिफेक्ट्स में मिनिमम होता है कोल्ड फोर्जिंग में। उसके बाद क्या कह रहे हैं भाई कि कोल्ड फोर्जिंग करने के बाद क्या कर देते हैं, उसको हम मशीनिंग करके उसके सरफेस फिनिशिंग कर लेते हैं, तो इससे सरफेस डिफेक्ट्स भी हट जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये गजन पिन कैसे कैसे बनता है हमने देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पिस्टन रिंग के बारे में। पिस्टन रिंग मैंने दिखाया था कि पिस्टन रिंग कहाँ होता है, देखिए सबसे फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि पिस्टन रिंग, ये देखिए पिस्टन रिंग, काफ़ी मैंने चर्चा किया था कि ये जो लगा रखा है पिस्टन में, हम लोग पिस्टन रिंग लगा रखा है, उसके लिए हम डिटेल में हम इस स्लाइड में देखेंगे कि पिस्टन रिंग कैसे। देखिए इसे मैंने दिखा रखा है कि पिस्टन है ये वाला, और इसमें रिंग लगा रखा है। क्यों रिंग भाई, बहुत सारे फायदे कर रहा है। एक तो ब्लो बाई इफेक्ट भी कम कर रहा है। ब्लो आपने दिखाया था कि भाई एयर फ्यूल मिक्सचर लीक होने के साथ देखिए ब्लो बाई लॉस जो है उसको भी कम कर रहा है। क्यों, ये पिस्टन रिंग लग जाने से आप पूछोगे कि भाई पिस्टन ही तो इसको रोक सकता था कि नहीं, पिस्टन को के बीच गैप रह जाएगा, नहीं भी रहेगा। अगर जो गैप नहीं रखोगे तो उस क्या होगा, काफी ज्यादा फ्रिक्शन लॉसेज है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट में आएगा और सेम मेटल कांटेक्ट में भी आ जाएगा तो बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लॉसेज होगा, काफी हीट जनरेट होगा, एक्सपेंशन हो जाएगा, वो घिसने का पिनडाउस काफी महंगा होता है, फिर पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट काफी महंगा होता है, तो वो हमें आपको चेंज करना पड़ेगा पिस्टन और सिलेंडर, जो कि आपको काफी महंगा पड़ेगा। तो इस कारण हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि वहाँ पे हम लोग पिस्टन रिंग लगा के रखते हैं। देखिए मैंने पिस्टन रिंग ये वाला जो बनाया है ये ब्लू से, वो पिस्टन रिंग है, सिलेंडर है, पिस्टन है और पिस्टन रिंग है। पिस्टन रिंग में पॉइंट मैंने दिखा रखा है, छोटे छोटे पॉइंट दिखा रखे हैं इसमें, तो वो ऐसा ही होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन क्या है, सॉलिड लुब्रिकेंट है। सॉलिड लुब्रिकेंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई, लिक्विड लुब्रिकेंट और फ्लूइड लुब्रिकेंट तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें ये सिलेंडर के ऊपर क्या होगा, बर्निंग हो रहा है फ्यूल का, तो वो तो गर्मी से इसको जला के फ्यूल को ही लुब्रिकेंट को ही जला देगा। अगर फ्लूइड वाला कोई लुब्रिकेंट आप यूज करोगे तो सॉलिड लुब्रिकेंट के यूज करने का एक और है, ये कंटिन्यूअस लुब्रिकेंट है, ये कंटिन्यूअसली लुब्रिकेशन देता रहेगा ये, तो काफी फायदे हैं। हम लोग पिस्टन रिंग के बारे में देखते थे कि पिस्टन रिंग का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक का ओपनिंग स्टाइसन होता है, एक का ओपनिंग स्टाइसन है। क्यों, क्योंकि भाई वही ब्लो बाई लॉस को कम किया जा सके, अगर एक जगह से यहाँ ब्लो हो जाए तो यहाँ से रोका जा सके। तो ये डक्टाइल मटेरियल का तो बनेगा नहीं भी। डक्टाइल मटेरियल का क्यों नहीं बनेगा,
क्योंकि भाई देखिए डक्टाइल मटेरियल का बनेगा तो ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये चूंकि फ्रिक्शन हो रहा है, ये घिस रहा है, तो डिफेक्ट्स इसमें आ जाएगा, टेढ़ा लंगड़ा हो जाएगा। जैसे डिफेक्ट्स आने का फिर वही लॉस होने लगेगा, एयर फ्यूल मिक्सचर लीक करने लगेगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? ब्रिटल मटेरियल से बनाएंगे। ब्रिटल में भी हम SI स्टील का यूज करेंगे। SI क्या है भाई? SI और CI क्या है? कास्ट आयरन और SI दोनों में क्या हो? सॉलिड लुब्रिकेशन का प्रॉपर्टी होता है, जो कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन देता है आपको। तो इससे क्या होगा भाई? ये हम जो एक और बताया मैंने, जो पिस्टन रिंग होगा वो स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ होने का तो फ्रिक्शन लॉसेस कम होगा। यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका? सॉलिड लुब्रिकेशन को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, ऊपर आपने देख सकते हैं, ऊपर मैंने दिखाया है यहाँ पे कि कैसे सॉलिड लुब्रिकेशन रहता है, SI और S किस तरह से अरेंज रहता है। ये तो केमिस्ट्री की बात है, ये आपको ज़्यादा जानना नहीं है। इसके बारे में डिटेल भी लिखा है नीचे कि इट शुड बी स्मूथ एंड ब्रिटल। मैंने पिस्टन रिंग के बारे में लिखा है कि इट शुड बी स्मूथ एंड ब्रिटल होना चाहिए। स्मूथ भी होना चाहिए, ब्रिटल होना चाहिए। ब्रिटल क्यों होना चाहिए इसके बारे में मैंने लिखा है। ब्रिटल बिकॉज इफ इट इज डक्टाइल देन आफ्टर सम ह्यूज टाइम, कुछ समय बाद इट विल बी डिफॉर्म, वो डिफॉर्म हो जाएगा और क्रिएट स्पेस फ्रॉम वेयर, तो स्पेस क्रिएट कर देगा। देखिए ऐसा स्पेस क्रिएट कर देगा, और स्पेस क्रिएट वेयर एयर फ्यूल मिक्सचर में लीक आउट। इससे क्या होगा? एयर फ्यूल मिक्सचर लीक होने की संभावना होगी। इट इज कॉल्ड ब्लो बाय इफेक्ट। तो ब्लो बाय इफेक्ट भी यही कहलाता है। ब्लो बाय इफेक्ट क्या कहलाता है? एयर फ्यूल मिक्सचर का लीक होना ही ब्लो बाय इफेक्ट कहलाता है। ये क्यों होगा भाई? गजन पिन सही से मेंटेन नहीं रहेगा तो आपका ब्लो बाय इफेक्ट होगा। घिस जाने के कारण भी गजन पिन क्या होता है? देखो घिस भी जाएगा तो क्या आपको पिस्टन सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट आपको हटाने की जरूरत नहीं है। घिस भी गया तो क्या कीजिए आप ये पिस्टन रिंग को चेंज कर दीजिए, आपका सिलेंडर और पिस्टन बच गया। ये पिस्टन एक सस्ते में आ जाएगा। अब सिलेंडर और काफ़ी फिनिशिंग वगैरह करना पड़ता है, तो ये काफ़ी महंगा प्रोसेस से ये होता है, फिनिशिंग वगैरह सिलेंडर का और पिस्टन का। तो ये हमारा खर्च बच गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोल है पिस्टन रिंग का। और एक दूसरा मैंने बताया आपको गजन पिन का। गजन पिन ये दोनों हम याद रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, इस वीडियो में इतना ही, इस लेसन में इतना ही। थैंक यू। आगे हम लोग देखेंगे आगे अगले लेसन में। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे सबसे पहले क्लियरेंस रेशियो के बारे में। क्लियरेंस रेशियो क्या है? तो देखो मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम विच इज नॉट कवर्ड बाय द पिस्टन। तो पिस्टन आपने देखा वो जिस वॉल्यूम को कवर नहीं कर पाता उसका, और द वॉल्यूम विच इज कवर्ड बाय द पिस्टन उसका रेशियो है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, देखिए कौन कौन सा रेशियो है। तो ये मैंने ऊपर जो दिखा रखा है ये भी क्लियरेंस। ये देखिए पिस्टन जो यहीं से यहीं तक मूव करता है, ऊपर मूव नहीं करता। क्यों नहीं मूव करता? क्योंकि ऊपर प्लग देख रहे हैं, स्पार्क प्लग है, वाल्व वगैरह, उसमें जाकर टकरा जाएगा, वो टूट फूट जाएगा। तो ये इतना वॉल्यूम वो कवर नहीं करता है, उसी को हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम वो कवर करता है उसको हम कहते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। देखिए मैंने लेंथ दिखा रखा है, इसको हमने एल कहा है, जितना वो वॉल्यूम स्वेप्ट कर पा रहा है उसको। इसको एलडस कर रखा है, जो सिलेंडर का पूरा लेंथ है। ये डी है, ये डायमीटर है किसका? सिलेंडर का डायमीटर। इसको बोर भी कर देते हैं, जनरली क्वेश्चन में बोर ही कहा जाएगा, बोर डायमीटर, या सिर्फ बोर सिलेंडर बोर कहा जाएगा, वो दिया रहेगा आपको। तो ये है क्लियरेंस वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल है, 4d स्क्वायर, और ये मैंने लेंथ जो है एलएस माइनस एल होगा, जो बस इतना ही लेंथ होगा ना। ये एलएस पूरा है, एल इतना है, माइनस करेंगे तो ये लेंथ आएगा। ये होगा शिफ्ट वॉल्यूम। ये इसके बाद मैंने दिखाया, ये देखिए ये मैंने यहाँ ये एल को मैंने कहा, इसी को स्ट्रोक कहा जाता है। जितना स्वेप्ट वो पिस्टन कर पा रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं, या स्वेप्ट लेंथ कहते हैं। ये मैंने और भी बताया इसमें, इसी स्लाइड में क्या बताया कि भाई ये क्रैंक है, ये क्रैंक जब इस पॉइंट पे रहेगा तो ये टीडीसी पे, ये जो पिस्टन है ये टीडीसी पे रहेगा, टॉप डेड सेंटर पे रहेगा। यही पिस्टन घूम के यहाँ पे आ जाएगा तो बॉटम डेड सेंटर, ये पिस्टन मूव करके यहाँ आ जाएगा बॉटम डेड सेंटर पे। और ये जो लेंथ है पूरा, ये डायमीटर, ये देखिए ये क्रैंक है, तो ये लेंथ जो पूरा है भाई इतना ही मूव करेगा, जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ ये, जितना देर ये मूव करेगा उतना ही ऊपर ये मूव करेगा। देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक रहेगा, ये पूरा कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक पूरा सीधा हो जाएगा। और यहाँ पे जब ऐसा रहेगा तो
ये मूव करके यहाँ आएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कितना के बराबर होगा, एल कितने के बराबर होगा, 2 क्रैंक के डबल के बराबर होगा। तो अगर आपको स्ट्रोक लेंथ दिया रहा है तो आप क्रैंक का रेडियस निकाल, क्रैंक का रेडियस दिया रहा है तो आप स्ट्रोक लेंथ निकाल लेंगे यहाँ से। तो क्लियरेंस रेशियो क्या है, क्लियरेंस रेशियो वॉल्यूम जो स्वेप्ट नहीं, क्लियरेंस वॉल्यूम जो है उसका और वॉल्यूम ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम उसका रेशियो है। जो स्वेप्ट किया वो और जो स्वेप्ट नहीं किया पिस्टन वो, ये देखिए सदैव 1 से बड़ा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्लियरेंस सदैव स्वेप्ट वॉल्यूम से उससे कम ही होगा। भाई ज़्यादा क्यों रखेंगे, बेवकूफ़ थोड़ा ना यार, कोई बना रहा है सिलेंडर तो भाई उससे कम ही स्वेप्ट करे, इतना ही स्वेप्ट करे और इतना क्लियरेंस है तो भाई ये तो लॉस है ना। तो चाहेंगे अधिक से अधिक पिस्टन स्वेप्ट करे वॉल्यूम को, तो सदैव हम इसको 1 से डिजाइन ही ऐसा करेंगे कि 1 से ये क्लियरेंस वॉल्यूम कम रहे। ये देखिए और भी मुझे छूट गया बात, जनरली लेस देन 1 मैंने लिख रखा है। क्लियरेंस वॉल्यूम का फॉर्मूला भी, क्लियरेंस रेशियो का मैंने फॉर्मूला दे रखा है कि क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम का रेशियो है, ये जनरली 1 से छोटा होता है। डेफिनेशन भी लिख रखा है, क्लियरेंस रेशियो क्या है, वॉल्यूम नॉट स्वेप्ट बाय वॉल्यूम स्वेप्ट बाय पिस्टन, स्वेप्ट नहीं किया गया और जो स्वेप्ट किया गया पिस्टन से उन दोनों का रेशियो है। आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें भी दे रखा है एक स्लाइड में और ये क्लियर हो गया होगा। ये देखिए हाँ, ये वेलोसिटी मैंने दिखा रखा है कि भाई जब भी वो मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो वहाँ पर वेलोसिटी उसका पिस्टन का 0 होगा, ये दिखा रखा है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, ये प्रोसेस रेशियो। क्लियरेंस रेशियो तो आपने देख लिया, क्लियरेंस रेशियो के अलावा जो भी है वो सारा प्रोसेस रेशियो कहलाता है। प्रोसेस रेशियो जितने भी है क्लियरेंस रेशियो को छोड़कर वो सभी 1 से बड़े होते हैं। देखिए बहुत सारा दिक्कत होता है प्रोसेस रेशियो में याद रखने में कि किसका किसका रेशियो है, कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। तो मैंने लिख रखा है कि भाई वो 1 से वो बड़ा ही होगा, सारा प्रोसेस रेशियो 1 से बड़ा होता है, वो मोर बाय लेस होगा। जो बड़ा है उसको ऊपर रखिए, जो छोटा है उसको नीचे रखिए और वो 1 से बड़ा ले आइए। तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन मैंने दोनों को दिखाया है, ये कंप्रेस होते हुए दिखा है, एक्सपैंड होते हुए दिखाया है, नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जो यहाँ पे जो गैस है वो जो एक्सपैंड हो रहा है, यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है तो कंप्रेस कर रहा है। दोनों मैंने दिखाया, दोनों में दिखाने की कोशिश किया। ये देखिए मैंने इसको दिखाया है और ये एक्सपेंशन इसको दिखाया है, मैंने दोनों को दिखाया तो कंप्रेशन एक्सपेंशन में। तो देखिए ये आरपी मैंने दिखाया, प्रोसेस रेशियो और प्रेशर का रेशियो दिखाया है। प्रेशर का रेशियो का P2/P1 होगा। देखिए मैंने इसके बारे में दिखाया, P1 ये कंडीशन है, 2 ये कंडीशन है, 3 ये कंडीशन है, 4th ये कंडीशन है। पहले ऊपर से नीचे से ऊपर गया। अब देखिए क्या हो रहा है, प्रेशर कब कौन सा ज़्यादा होगा, कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे जो एयर है, जो भी गैस है वो कंप्रेस्ड हो गया है। यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम है तो कम कंप्रेस्ड है, तो P2/P1 होगा। इस प्रकार टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ पे होगा, 2 पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। यहीं पे भाई स्पार्किंग होता है, यहाँ पे कंप्रेस हो गया है गैस, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो T2 टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो T2/T1 का रेशियो होगा, ये समझ गया, T2/T1 का रेशियो होगा। इसी प्रकार से मैंने कहा कि वॉल्यूम कहाँ पे ज़्यादा होगा, दिख ही रहा है। 1 पर वॉल्यूम जब होगा तो गैस के लिए इतना वॉल्यूम होगा, जब 2 पे होगा तो इतना सारा वॉल्यूम होगा। तो V1 ज़्यादा है V2 से, तो ये V1/V2 होगा। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, समय 2 आ रहा था इसमें 1 आ गया। तो अगर याद करने जाओगे तो बहुत दिक्कत होगा। जब आप मेरा मेथड याद रखोगे कि भाई जो भी प्रोसेस रेशियो है वो तो सदैव 1 से बड़ा ही होगा, तो आपको आसानी से इसे याद रखने में सहूलियत होगी। इसी प्रकार से एक्सपेंशन में भी देख लेते हैं कि 3 पोजीशन है, कहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, 3 पे प्रेशर ज़्यादा होगा, 4 पे प्रेशर कम होगा, तो ये 3/4 होगा। टेम्परेचर का रेशियो देखते हैं तो 3 पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, 4 पर टेम्परेचर कम होगा, तो 3/4 का रेशियो होगा। यहाँ पे वॉल्यूम का भी वही किस्सा है, 4 पे वॉल्यूम ज़्यादा है, 3 पे वॉल्यूम कम है, तो ये 4/3 होगा। आपको बताते चले कि ये जो आप यूज करते हैं ये पावर प्लांट और RAC में ज़्यादातर यूज होता है ये रेशियो। ये जो वॉल्यूम का रेशियो है ये IC इंजन में होता है। ये IC इंजन में यदि प्रोसेस रेशियो की बात की जाए तो आप डायरेक्ट ये वॉल्यूम रेशियो लेंगे, जबकि यही बात अगर पावर प्लांट वगैरह में किया जाए, RAC में किया जाए तो आप प्रेशर रेशियो लेते हैं। तो ये कन्वेंशन है, यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करते हैं, इसी का ज़्यादा यूज होता है। तो इसी हम ज़्यादा यूज होने के कारण इसको बताया नहीं जाता है कि भाई हम यहाँ पे हम ये वॉल्यूम के रेशियो को हम यूज कर रहे हैं। देखिए फॉर्मूला मैंने यूज किया, R डायरेक्ट लिखा है,
आर मतलब कौन सा रेशियो, ये वॉल्यूम रेशियो की बात कर रहा है। वॉल्यूम रेशियो क्या है, V1/V2 है। V1 क्या रेशियो है, V1 जब यहाँ पे पिस्टन हो, देखिए ये स्वेप्ट, ये है जो क्लियरेंस वॉल्यूम और ये स्वेप्ट वॉल्यूम है। तो V1 में तो दोनों वॉल्यूम आ गया ना। V1 जब V1 पे पिस्टन होगा तो ये दोनों वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये दोनों वॉल्यूम को मैंने ऐड कर दिया, स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम। जबकि V2 क्या होगा, जब V2 यहाँ पे रहेगा तो सिर्फ क्लियरेंस वॉल्यूम आएगा, तो क्लियरेंस वॉल्यूम से मैंने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा। अगर इसे आप देखिए तो ये और कुछ नहीं है, ये क्लियरेंस रेशियो ही है। स्वेप्ट वॉल्यूम, ये देखिए क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट रेशियो का को रिवर्स करके लिख दिया गया, तो 1/C के बराबर। देखिए आप देख लीजिए एक बार फॉर्मूला, अगर याद नहीं हो तो देखिए VC/VS है, तो यहाँ पे उसका रिवर्स है, तो 1/C के बराबर मैंने लिख दिया और +1 कर दिया। ये फॉर्मूला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा, बिना इसके आपका क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। इस फॉर्मूला में हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट वो आपको क्लियरेंस रेशियो ही दे दिए, तो आपको डायरेक्ट R निकालना, R दे दे तो आपको क्लियरेंस रेशियो निकालना है। वो आपको स्वेप्ट वॉल्यूम और क्लियरेंस वॉल्यूम भी दे सकता है, तो उससे भी आप R निकाल लेंगे। R से आगे R बताऊंगा कि R हर जगह फॉर्मूला में यूज होगा, इसलिए R आपको यहीं से निकालना है। इसके अलावा ये स्टेटमेंट याद रखिए, फॉर एनी प्रोसेस इट इज द रेशियो ऑफ, मैंने प्रोसेस रेशियो के बारे में लिखा है, फॉर एनी प्रोसेस इट इज द रेशियो ऑफ लार्जर टू लेसर। सदैव प्रोसेस रेशियो लार्जर टू लेसर का रेशियो होता है, इट शुड बी ऑलवेज मोर देन 1, इसलिए 1 से बड़ा होगा। इस प्रकार से क्लियरेंस रेशियो और ये प्रोसेस रेशियो कंप्लीट हो गया। एक और मैंने स्लाइड डाला है, वो कोई काम का नहीं है, इससे रिलेटेड नहीं है, बट वो आगे के लेसन में आपके काम आएगा, इसलिए मैंने ये एक स्लाइड डाल रखा है। ये बस इन्फॉर्मेशन है, थर्मोडायनेमिक्स का, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा नॉलेज है, ये आपके मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, बट आगे के लेसन्स में आपके काम आने वाला है, इसलिए हम इसे जान लेते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। देखिए बाई और एक्स का ग्राफ है, जो थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस है, जो आगे हम लोग ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल पढ़ने वाले हैं, उसमें हम डायरेक्ट इस चीज़ को यूज करेंगे, तो इसे हम देखते चलते हैं। ये बाई और एक्स का ग्राफ है, जिसमें हमने बाई एक्सिस पे प्रेशर को लिया है और यहाँ पे वॉल्यूम को लिया है। तो भाई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो भाई कांस्टेंट वॉल्यूम यही होगा, मैथमेटिक्स हम जानते हैं। कांस्टेंट प्रेशर यही होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम तो यही होगा, और कांस्टेंट प्रेशर जब होता है तो n=0 होता है, आप जानते ही हैं। तभी वो देखिए ये वाला फॉर्मूला है, इसमें आप जब आप n का वैल्यू 0 रखेंगे तो आपको कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ प्राप्त होगा, मिलेगा। और यहाँ पे वॉल्यूम का जब कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा ही होगा, आप जानते हैं ये भी वॉल्यूम एक्सेस है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ पे n=इन्फिनिट होगा। अब ये तो इतना तो जानते हैं, बाकी में दिक्कत आता है कि भाई आज तो थर्मल प्रोसेस पहले आएगा, ऊपर आएगा, ये एडियाबेटिक प्रोसेस ऊपर आएगा, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहाँ जाएगा, ये सब दिक्कत आती है। उसके लिए सिंपल सा मेथड याद रखिए, देखिए ये 0 है, n=0 है, यहाँ पे n=इन्फिनिट है, तो भाई n=0 से इन्फिनिट का कुछ फर्क करोगे, ये बढ़ेगा ही धीरे धीरे, तो n=1 आएगा पहले, उसके बाद n का वैल्यू उससे बढ़ेगा, फिर n का वैल्यू उससे बढ़ेगा, तो इधर से इधर तो बढ़ता जाएगा ना। देखिए 0 से इन्फिनिट हो रहा है तो बढ़ रहा है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस पहले आएगा जब n=1 होगा, उसके बाद n=गामा जो 1.4 या फिर से ज़्यादा होता है। बाकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो n का वैल्यू जहाँ 1 से गामा के बीच है वो इसके बीच आ जाएगा, तो ये आसानी होगा हमें जानने में। देखिए मैंने यहाँ पे बना के भी दिखाया है कि भाई ये देखिए ये कौन सा प्रोसेस है, ये प्रेशर कांस्टेंट है, ये इस यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो यहाँ से यहाँ जब n का वैल्यू बढ़ेगा तो यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि 0 से इन्फिनिट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ बढ़ता जाएगा n का वैल्यू। यहीं पे ये देखिए ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, n का वैल्यू इन्फिनिट, यहाँ पे n का वैल्यू 0, तो यहाँ से यहाँ भाई 0 से इन्फिनिट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ n का वैल्यू बढ़ रहा है। तो जब हम कंप्रेशन का प्रोसेस आया तो ये वाला यूज कीजिए, और एक्सपेंशन का प्रोसेस आया तो ये वाला यूज कीजिए। इसके साथ साथ मैंने मैथमेटिक्स भी बता रखा है। देखिए मैथमेटिक्स में क्या है, n का वैल्यू ये वाला प्रोसेस बार बार आएगा। इसके पहले मैंने ये बात बता देता हूँ कि भाई आज ये थर्मोडायनेमिक्स में क्या यूज करते हैं, n का वैल्यू 0 to इन्फिनिट हम जूम करते हैं कि भाई इन्फिनिट तक जा सकता है, जबकि हम n का वैल्यू मैथमेटिक्स में n का वैल्यू -∞ से इन्फिनिट तक कुछ भी ले सकते हैं। पर ये मैंने बताया, मैथमेटिक्स बताने की कोशिश किया है कि भाई इस फॉर्मूला में बाई इंटू एक्स पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट में यदि n का वैल्यू -1/2 हो जाए तो क्या होगा भाई, तो वो पैराबोला
का शेप ले लेगा, बाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल हो जाएगा x का, वो पैराबोला का शेप ले लेगा। यही अगर n का वैल्यू -1 हो जाए तो y इक्वल टू x हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला पुट करके, इसमें पुट करके आप देख सकते हैं, तो लीनियर ग्राफ बनाएगा। यदि n इक्वल टू 2 हो जाए तो y इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा और पैराबोला हो जाएगा। अगर n इक्वल टू 1 हो जाए तो वो y इंटू x इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। और n इक्वल टू अगर 2 हो जाए तो y इक्वल टू y प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/x स्क्वायर का, जो कि हाइपरबोला बन जाएगा। इसके बाद मैंने ये बताया है आपको कि भाई कैसे हम एरिया निकालते हैं और कैसे इंटीग्रेशन से एरिया के बराबर होता है और वर्क डन निकलता है। ये आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ रखा होगा या फिर मैं बताऊंगा थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर में अपने। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं, बस इसका रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए ये ग्राफ है, इक्वल टू एफ का कोई फंक्शन है या पी वी इक्वल टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पी आप मान लीजिए, ये वी मान लीजिए, पी वी को पावर। तो ये हम देखेंगे। तो हम जब हम ये एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे और यही इसके वर्क डन के बराबर होता है। आप जानते ही हैं कि एरिया अंडर द कर्व वर्क डन के बराबर होता है। तो पी को हम डीवी से इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला आपका, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा। ये क्लोज वर्क कहलाता है, जो आपने थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा होगा। ओपन वर्क क्या कहलाएगा, यहाँ ये वाला वर्क ओपन वर्क कहलाता है, ओपन वर्क वर्क डन कहलाता है। ये भाई एक्स का हमको डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये वाला पी है और ये भी है, तो हम लोग x के जगह पे क्या है v है, फिर डी पी से इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ से वैल्यू को हम लाके पुट करेंगे इसमें, तो ये हमें फॉर्मूला मिलेगा। इस प्रकार से ये आपने रिवीजन मैंने करा दिया। अब बाकी मैं आगे डायरेक्ट यूज करूँगा इसे, इस फॉर्मूला में बाकी जो आगे के लेसन है उसमें डायरेक्ट इसको मैं यूज करूँगा। ओके, इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। तो दोस्तों इस लेसन में हम लोग ऑटो साइकिल के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें हीट एडिशन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। ये एयर स्टैंडर्ड साइकिल है फॉर पेट्रोल इंजन। इसको पेट्रोल इंजन में जो साइकिल यूज होता है वो ऑटो साइकिल यूज होता है। पहले ऑटो साइकिल को जानने से पहले हम थोड़ा पेट्रोल इंजन के बारे में कैसे प्रोसेसिंग होता है उसको जान लेते हैं। देखिए ये सिलेंडर मैंने पिस्टन अरेंजमेंट बनाया है जो पेट्रोल इंजन में यूज होता है। इसमें स्पार्क प्लग यूज होता है। देखिए इस प्रोसेस में मैंने दिखाया है कि इसमें ये फ्यूल है और इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर है और एयर फ्यूल मिक्सचर है और ये ओनली ये वर्किंग एयर जो है सिर्फ वर्किंग फ्लूइड की तरह यूज हो रहा है। और एयर जो है परफेक्ट गैस है, ये आइडियल गैस नहीं है, परफेक्ट गैस है जो ट्रीट होता है आइडियल गैस के लिए, ट्रीटेड है आइडियल गैस की तरह ट्रीट होता है। इसलिए हम इस पर पी वी इक्वल टू एनआरटी लगा सकते हैं और यही आइडियल गैस होने के कारण इसका सीपी, सीबी और गामा कांस्टेंट होता है। उसके बाद मैंने दिखाया कि देखिए फ्यूल में क्या होता है। मैंने इस फ्यूल का एक पार्टिकल को उठाया है और उस एक फ्यूल पार्टिकल को यहाँ पे रखा है और उसमें हमने बताया कि इस फ्यूल पार्टिकल में क्या है, फ्यूल तो है ही है ऊपर से, क्योंकि एयर भी उसमें मिक्सचर है तो एयर भी है। एयर में क्या है भाई 79% N2 है और 21% 21% O2 है। तो ये एयर इसका मिक्सचर होता है और अदर गैसेस होते हैं जो नेग्लिजिबल होते हैं, तो उसको मैंने हटा दिया है। तो ये उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि एयर फ्यूल मिक्सचर यहाँ पे एक बार आ गया तो उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं। ये पिस्टन ऊपर जाता है और कंप्रेस होता है। तो कंप्रेस होने के बाद क्या होगा, कंप्रेस भाई इतने सारे मॉलिक्यूल को आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया इतने छोटे जगह पे तो लाल पीला हो जाएगा। भाई इतने कम जगह पे इतने लोगों को भर दिया तो लाल हो जाएगा, तो उसका मतलब उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाएगा। तो एयर फ्यूल जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर एटीएम टेम्परेचर से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से बढ़ जाएगा और यदि वो फ्लश टेम्परेचर के ऊपर आ गया तो वो जल भी जाएगा। तो फ्लश टेम्परेचर पर आने से पहले हम क्या करते हैं, उसी टेम्परेचर पे हमने क्या किया, जब ये गर्म एक तो गर्म हो चुका है उस पर हमने जाके आग लगा दिया, स्पार्किंग कर दी, तो बेचारा वो क्या हो जाएगा, एक तो पहले से वो गर्म बैठा हुआ है ऊपर से आपने उसमें स्पार्किंग कर दी, आग लगा दिया, स्पार्किंग कर दिया तो वो जल भून जाएगा। और स्पार्किंग का देखिए टेम्परेचर क्या है 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ही टेम्परेचर होता है। और ये एक एक्सटर्नल सोर्स है, बाहर से हम ये देखिए ये मैंने स्पार्क प्लग दिखाया है, इससे हम इसमें आग लगा देते हैं।
अब आग लगाने के बाद क्या होगा, आप खुद सोचिए कि भाई इतने सारे लोग हैं, इसको हमने धक्का देकर एक छोटे से जगह में इकट्ठा कर दिया है। एक तो वो ऐसे ही गुस्से में लाल पीले हुए बैठे हैं, हमने उसमें आग लगा दिया, तो वो क्या करेंगे, वो भागना शुरू करेंगे वहां से और टक्कर मारेंगे, पिस्टन को धक्का देंगे और इसको एक्सपैंड कराएंगे। यानी कि यहाँ पे वर्किंग साइकिल है, ये यहाँ पे पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है। ये धक्का देकर इस पिस्टन को नीचे कर रहा है। पिस्टन आया तो खुद से था, अपना हमने फोर्स लगा के अपना वर्क डन करके इसको हमने कंप्रेस किया था, पर अब ये कंप्रेस करेगा, ये गैस इसको एक्सपैंड कराएगा, इसको धक्का देकर बाहर करेगा। इसमें क्या होता है, कन्वर्जन प्रोसेस में देखिए, मैंने कन्वर्जन प्रोसेस का मैंने इक्वेशन भी लिखा है। CH4 एक हाइड्रोकार्बन लिया है, जिसका मैंने, आप जानते ही होंगे इसका इक्वेशन लिखना। ये एयर है, एयर में O2 है और N2 है। इसका रेशियो कितना मैंने बताया, 79% N2 होता है और 21% O2 होता है। यानी कि यदि 1 मोल है तो ये 79/21 मोल होगा। एक बार मैं बता देता हूँ, इक्वेशन को बैलेंस करना आप जानते ही होंगे, पर फिर भी एक बार इक्वेशन को बैलेंस करना मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करते हैं, एक कार्बन दोनों तरफ है। उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 हाइड्रोजन कर लिया। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ही ऑक्सीजन था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने ब्लू पेन से दिखाया है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, ये N2 को हमको बैलेंस करना है, तो N2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिया, अलग से कर दिया। और ये जो अभिक्रिया हुई थी, रिएक्शन हुआ था, वह स्पार्किंग देने के कारण हुआ था। और ये CO2 जो है, यही है जो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। ध्यान रखना, ये CO2 जो गैस होता है, ये कोई पॉल्यूटेंट गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस जरूर है तो, लेकिन कोई पॉल्यूटेंट नहीं है। इसको ग्रीन हाउस गैस में तो हम कंसीडर करते हैं, लेकिन पॉल्यूटेंट गैस में कंसीडर नहीं करते हैं। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन और CO पॉल्यूटेंट गैस होता है, CO2 कोई पॉल्यूटेंट गैस नहीं होता है। चलिए देखते हैं, फिर N2 निकलता है। उसके बाद हमको 2 प्रकार की हीट हमको निकलता है, एक तो हाइड्रोजन के जलने से और दूसरा कार्बन के जलने से। एक हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, दोनों हीट देता है। और यही हीट जो आ रहा है उसी को हम कहते हैं Q एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यही जो हीट जनरेट हो रहा है, यही हमने Q ऐड किया है, यही हम लोगों ने हीट ऐड किया। तो इतनी सारी जानकारियाँ थी इसमें। और जानकारियाँ देखिए, ये था कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर जो आ रहा है वो ATM प्रेशर पे और ATM टेम्परेचर पे आ रहा है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे आ रहा है। इतने इन्फॉर्मेशन, इतने छोटे से स्लाइड में इतने सारे इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्व थे। हम लोग पेट्रोल ऑटो साइकिल हम लोग पूरे डिटेल में देखते हैं अगले स्लाइड में। देखिए इसमें मैंने पूरा साफ सुथरा बनाया है प्रोसेस। ये देखिए मैंने पिस्टन अरेंजमेंट बनाया था, क्या है कि कब कहाँ पे है तो उसका क्या ग्राफ बनेगा। सबसे पहले एक पोजीशन पे है, सबसे पहले इनलेट यहाँ से यहाँ तक होता है, उसको मैंने नहीं दिखाया ऑटो साइकिल में। उसके बाद क्या करता है, सबसे पहले वो क्या होता है, एडियाबेटिकली और रिवर्सिबल प्रोसेस से वो पहले तो कंप्रेस हम लोग करते हैं। मैंने दिखाया था कि ये पहले कंप्रेस हो रहा है, हमने पहले इनलेट तो हो गया, वो इनलेट तो हो गया, हमने गैस भरा वो दिखा दिया। उसके बाद ये कंप्रेस हो रहा है, तो कंप्रेस में प्रोसेस कौन सा होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक हम कैसे मेंटेन करेंगे, सिस्टम में सिंपल सी बात है कि वह एडियाबेटिक इंसुलेटर लगा देंगे, एडियाबेटिक मेंटेन हो जाएगा। और रिवर्सिबल हम अज्यूम कर रहे हैं, रिवर्सल कोई प्रोसेस तो होता नहीं है, लेकिन हम आइडियल की केस में हम स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले तो रिवर्सिबल हमने माना, और एडियाबेटिक रिवर्सिबल होगा तो वो आइसेंट्रोपिक भी होगा, ये आपने थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा होगा। तो ये इस प्रोसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वर्क डन कर रहे हैं सिस्टम पे, हमने वर्क दिया है, कंप्रेस हमने किया है, हम बाहर से ये इस पे फोर्स लगा के हमने वर्क किया है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 2 पे हम जैसे ही कंप्रेस हो गया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, वहाँ स्पार्किंग कर दिया, हमने आग लगा दिया। आग लगाने के बाद जला, और ये जला जो वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे जला, एक ही समय में। जब तक पिस्टन जब कंप्रेस होकर यहाँ आया तो एक ही बार हमने आग लगाया और सारे के सारे मॉलिक्यूल एक ही साथ इसी वॉल्यूम पे जल गए। ऐसा हमने अज्यूम किया है। आइडियल केस में ऐसे कुछ वॉल्यूम चेंजेज हो गए, थोड़ा एक्सपैंड भी होगा, बट हमने कंसीडर किया है, अज्यूम किया है कि भाई ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही प्रोसेस हो गया है। जब यहाँ पे TDC पे था तभी ये जल गया पूरा, यानी कि हीट एडिशन पूरा इसी वक्त हो गया। उसके बाद हीट एडिशन जब जल गया तो क्या करेगा, वो पिस्टन को धक्का देकर भगाएगा, तो वो एक्सपैंड हुआ है। एक्सपैंड वाला प्रोसेस भी एडियाबेटिक प्रोसेस ही होगा, क्योंकि जो कंडीशन यहाँ है वही कंडीशन यहाँ है।
यहाँ पर वर्क हमने दिया था, यहाँ पर वर्क वो कर रहा है, यहाँ पे वर्क वो हमें दे रहा है। ये कंप्रेसर वर्क है, ये एक्सपेंसर वर्क है। एक्सपेंड हुआ है गैस तो हमें वर्क मिला है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, चौथा पॉइंट पे जब हम पूरा एक्सपेंशन होकर चलाता है तो हम आउटलेट वाल्व को खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं। और ओपन करने के बाद क्या होता है, जैसे ही हम ओपन करते हैं 95% गैस तो उसी वक्त निकल जाता है। बस ओपन करते के साथ, यानी कि पिस्टन के हिलने से पहले, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही देखिए यहाँ पे यहीं पे पिस्टन है और ये सारा गैस इनलेट वाल्व जैसे खुलेगा, क्योंकि अंदर इतना प्रेशर बना रहता है कि वो आग जलने के कारण नीचे स्पार्किंग जल रहा होता है गैस, तो इतना प्रेशर रहता है कि उसी वक्त 95% गैस निकल जाता है। मैंने पहले ही बताया है इस चीज को। तो इसको हम अज्यूम करते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही निकल गया, हीट रिजेक्शन हो गया। मैंने नीचे उस पर से दिखाया भी है कि कब पिस्टन कहाँ पर रहेगा, तो क्या प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हो रहा होगा। ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, इसे हम आगे देखते हैं कि कैसे फॉर्मूला कहाँ से आया। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट ये देखिए मैंने दिखाया वैसी ऑटो साइकिल को हमने दिखाया है, पीवी ग्राफ भी दिखाया और टीएस ग्राफ भी दिखाया। पीवी ग्राफ से मैंने सबसे पहले तो पीवी ग्राफ में सब ऊपर था ही, ये भी पीवी ग्राफ ही है, टीओवी का ग्राफ ही है, यही चीज़ ये है, पर इसमें हम वर्क डन निकालने की कोशिश की है। इसमें हमने एक्सपेंस दोनों को ही हमने एक्सपेंशन दिखाया, क्योंकि हम लोग को एक्सपेंशन का फॉर्मूला पता है। देखिए ये एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला है वर्क डन का। यहाँ से हमने वर्क 1 से 2 तक आया तो P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गाँव -1, ये वर्क डन हुआ कंप्रेशन में। एक्सपेंशन में वर्क हुआ, क्योंकि ये उल्टा था इसलिए हम लोग निगेटिव साइन इसमें दे देंगे वर्क डन में। अगर एक्सपेंड हो रहा होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा और कंप्रेस हो रहा होगा तो नेगेटिव वर्क होगा। तो हमने क्या किया, जितना वर्क भाई एक्सपेंशन हमको मिला इतना हमको देना पड़ा, तो भाई क्या देंगे हम अपने घर से, भाई एक इंजन चलाने के लिए क्या हम अलग से एक इंजन लगाएंगे क्या, उसी से जो हमने वर्क मिला उसी से हम दूसरा उसी को वर्क दे देंगे। तो हम लोगों ने वर्क डन क्या किया, दोनों को माइनस किया कि नेट वर्क डन हमको क्या मिला, तो ये जो एरिया है वो वर्क डन हमको मिला है, तो ये हमने दोनों को माइनस किया है। और हीट एडिशन और ये वर्क डन जो हमको नेट मिला वर्क डन एक्सपेंशन में माइनस वर्क डन कंप्रेशन में, दोनों को माइनस कर दिया हम लोगों ने। और इस वर्क डन को दूसरे शब्दों में भी हम लोग लिखा, दूसरे वर्ड में भी लिखा है कि हमने जितना हीट एडिशन किया है और जितना हमको हीट निकाल दिया है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से वर्क उसके तो वर्क डन हमें उसके माइनस के बराबर ही मिलेगा। तो स्टैंडर्ड रिवर्सिबल साइकिल के लिए सही है कि भाई कोई अगर एंट्रोपी जनरेशन नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो जितना अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे तो वो वर्क डन के बराबर आ जाएगा। ये हम लोगों ने जाना, हमने फॉर्मूला लिख रखा है वर्क डन का, ये वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सेम ही है, ये प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में, ये टेम्परेचर के टर्म में है, आपने थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा ही होगा। इसी को हमने जो ग्राफ बनाया था उसी को हमने टीएच डायग्राम में बना रखा है हमने। देखिए 1 से 2 का प्रोसेस हमने बार बताया रहते हैं, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, उसमें कोई भी एंट्रोपी जनरेशन नहीं होगा, तो हमने कांस्टेंट एंट्रोपी पर हम बना रखा। उसको हीट एडिशन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा, सॉरी हीट एडिशन हो रहा है तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा और टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, तो दोनों को हमने बढ़ाया है। उसके बाद फिर 3 से 4 तक हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, एक कंप्रेशन प्रोसेस और एक यहाँ पे जो हम लोग वर्क डन हमें मिला वो वाला प्रोसेस। फिर हीट रिजेक्शन में ऑब्वियसली टेम्परेचर भी कमेगा और एंट्रोपी भी कमेगा। इसका मैंने दिखाया कि स्लोप, इसका स्लोप जो होगा हीट एडिशन वाला, ये जो है कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप है तो T/CV होगा, और ये वाला जो कर्व है इसका भी वही स्लोप होगा। स्लोप मैंने निकाल के दिखाया भी है कि ये थर्मोडायनामिक्स से रिलेशन आया है। यहाँ पे एंट्रोपी वाला फॉर्मूला डायरेक्ट जानते होंगे, dq = T × ds। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको लिखा, dq को क्या लिख सकते हैं हम लोग, CVDT तो लिख ही सकते हैं, और CVDT को आप क्या कर सकते हैं, ये ds को आप यहाँ नीचे लेके चले आइए, कांस्टेंट वॉल्यूम पर T/CV हो जाएगा। तो ये इससे आपको स्लोप निकल गया, टीएस डायग्राम का आपको स्लोप निकल गया, तो ये इसका स्लोप इतना है। इसके बाद हमने एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन किया है, लगता है हम लोग इसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, जो नहीं कंप्लीट कर पाएंगे उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये देखिए बच रहा है ये, और ये बच रहा है एक क्वेश्चन भी मैंने ऐड किया था, वो हम लोग नेक्स्ट लेसन में हम लोग कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग देख लेते हैं जितना समय बचा उसमें। ये मैंने
ये मैंने एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला लिखा है, पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इससे हमारा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v पावर गामा के, और ये पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाया आइडियल गैस के लिए। यहाँ से मैंने ये फॉर्मूला से हमने पी का वैल्यू यहाँ पे पुट किया, पी का वैल्यू पुट किया, सी कांस्टेंट टर्म आया है, और ये प्रोपोर्शनल के कारण कांस्टेंट हमने दोनों तरफ से काट दिया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देखिए यहाँ पे इस पे गामा पावर देना भूल गया, और ये गामा नहीं भी है, यहाँ पे इसके ऊपर गामा पावर आपने देना मैं भूल गया हूँ, तो आप देख लीजिएगा, कैलकुलेशन तो आप कर ही लेंगे। तो सी मैंने काट दिया है क्योंकि कांस्टेंट प्रोपोर्शन का सिंबल है, तो सी का कोई मतलब नहीं कांस्टेंट टर्म का, मैंने सारे कांस्टेंट टर्म काट दिए। तो ये आपका प्रोपोर्शनल सिंबल आया कि टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/v पावर गामा माइनस 1 का। इससे ये फॉर्मूला बन के आता है कि T2/T1 इक्वल टू V1/V2 टू द पावर गामा माइनस 1, और यही बराबर आएगा P2/P1 टू पावर गामा माइनस 1 बाई गामा। और ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आ जाएगा भाई, यहाँ पे जो आपने V का वैल्यू P का वैल्यू पुट कर दिया है, वही अगला बार आप यहाँ से निकाले V का वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए, तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ये R कहलाता है, ये प्रोसेस से मैं बता ही चुका हूँ कि कंप्रेशन रेशियो है और ये प्रेशर का रेशियो है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक है, और दूसरा जो आप गैस यूज कर रहे हैं वो आइडियल गैस है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगले हम लोग लेसन देखेंगे, अब इसमें टाइम नहीं बचा, तो अगले लेसन हम लोग ये दोनों साइड को देखेंगे, यानी कि कैसे एफिशिएंसी हम लोग निकाल सकते हैं ऑटो साइकिल का, वो देखेंगे और इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू। इसमें इस लेसन में इतना ही, थैंक यू। पिछले लेसन में आपने ऑटो साइकिल के बारे में मैंने बताया था, यहाँ पे उसका हम एफिशिएंसी निकालेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार कम से कम अपने नोटबुक पे आप ऑटो साइकिल पिछले लेसन वाला ड्रा करके रख लें, ताकि उससे हम एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लोग एयर स्टैंडर्ड हम एफिशिएंसी निकालने वाले हैं ऑटो साइकिल का। एफिशिएंसी का फॉर्मूला जानते हो, तो वर्क डन बाई हीट एडेड है, जितना हमने इनपुट डाला उससे हमें क्या आउटपुट मिला वही एफिशिएंसी होता है। तो वर्क डन हमको मिला नेट, और हीट हमने ऐड किया, तो हम लोग इससे निकाल, इससे हम इसके पास पहुंच रहे हैं, तब हम एक अजम्पशन ले रहे हैं कि एक्सटर्नली रिवर्सिबल साइकिल है ये। हम एक्सटर्नल रिवर्सिबल साइकिल की बात कर रहे हैं, कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है इन्वायरमेंट में, तब हम बात कर रहे हैं। तब वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन को हम लोग लिख सकते हैं कि हीट रिलेशन माइनस हीट रिजेक्शन, कि बाकी हीट का यूज हो गया होगा और वो वर्क डन में यूज हुआ होगा। फिर हम लोग डिवाइड करते हैं, तो ये आता है 1 माइनस हीट रिजेक्शन बाय हीट एडिशन। फिर हम लोग हीट रिजेक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 से 4, आप वहाँ पे डायग्राम में देखिए, आपने ड्रा कर रखा होगा 1 से 4 तक CVDT डायरेक्ट हीट रिजेक्शन का फॉर्मूला होगा, और हीट एडिशन का 1 to 3 तक हम लोग CVDT तक इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आएगा जहाँ पे हमने अजम्पशन ले रखा है कि ये एयर है जो परफेक्ट गैस है, जो हम अज्यूम कर सकते हैं आइडियल गैस की तरह। परफेक्ट गैस आइडियल नहीं होता, आइडियल गैस कुछ नहीं होता, आइडियल चीज़ें नहीं होती, पर परफेक्ट गैस को हम लोग आइडियल गैस की तरह अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने एयर को परफेक्ट गैस अज्यूम किया है, इससे CV CP और गामा उसका कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होने के कारण हमने CV को बाहर निकाला और कैंसिल आउट कर दिया, और यहाँ पे हमने इंटीग्रेट करके ये लाया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, T4 को हमने कॉमन लिया है, नीचे से T3 का कॉमन लिया है, और ये आया। अब इसको हम लोग, ये दोनों बराबर कैसे है ये हम जानने के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए 1 से 2 के बीच हमने उस लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने बताया था T2/T1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम पावर गामा माइनस 1 के, तो हम लोग इससे लिख सकते हैं। और हमने बताया था कि ये वॉल्यूम रेशियो है, इसका R के बराबर लिख सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से भी हमने लिखा 3 को अगर हम लोग लिखेंगे इस फॉर्म में, तो ये भी देखिए इसके बराबर आता है। तो ये दोनों R एक्सपेंशन का और ये R कंप्रेशन का दोनों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों प्रोसेस में भी देखिए कांस्टेंट ही है, दोनों में एक ही वॉल्यूम कंप्रेस हुआ है और एक ही वही वॉल्यूम एक्सपैंड हुआ है, दोनों बराबर, यानी कि ये दोनों वैल्यू दोनों बराबर, ये दोनों वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो ये टर्म निकाल के आएंगे, तो ये टर्म एक दोनों के बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और बाकी ये टर्म देखिए, ये टर्म किसके बराबर है, ये R के बराबर है,
अगर आप इस टर्म को देखें तो ये 1/r के पावर गामा माइनस 1 के बराबर। देखिए 4 और 3 यही वाला टर्म मैंने लिखा है, देखिए। तो ये 1/r विद पावर गामा माइनस 1 के बराबर। इस प्रकार से हमको ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिल जाता है, जिसको हमें याद रखना है। 1 - 1/r विद पावर गामा माइनस 1। ये फॉर्मूला कब सही होगा? ये सही तभी होगा जब एक्सटर्नली रिवर्सिबल हो। इंटरनली रिवर्सिबल कुछ नहीं होता है। इंटरनली रिवर्सिबल सिर्फ एक ही साइकिल है और वो है कार्नोट साइकिल। कार्नोट जो कि प्रैक्टिकल है नहीं, तो कोई भी यहाँ पे इंटरनली रिवर्सिबल साइकिल नहीं होता है। तो एक्सटर्नली रिवर्सिबल होगा तब ये गामा का फॉर्मूला लगेगा, और वो भी एयर स्टैंडर्ड हो। तो एयर स्टैंडर्ड का मतलब हम आइडियल गैस यूज कर रहे हो, तो जब एयर को गैस के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हो तो, और जो होता है क्या है, एक परफेक्ट गैस होता है जिसमें हम P = mRT लगा सकते हैं। क्योंकि हमने पिछला बार जो ड्राइव किया, ये फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया है, ये फॉर्मूला वहाँ पे हमने कंसीडर किया है, P = mRT हमने यूज किया है। तो भाई ये फॉर्मूला तभी सही होगा जब ये परफेक्ट गैस होगा। और उसके साथ साथ ये परफेक्ट गैस एजम्पशन के साथ साथ जब हमने अज्यूम किया है तो CV, CP और गामा कांस्टेंट होगा, तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा। बार बार पूछता रहता है कि ये कब वैलिड होगा, कब हम लगा सकते हैं इस फॉर्मूला को। तो हमने ये एजम्पशन लेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड रिवर्सिबल साइकिल होना चाहिए, उसके बाद एयर स्टैंडर्ड साइकिल होना चाहिए। यानी कि एयर स्टैंडर्ड करने का मतलब कि जो वर्किंग फ्लूइड है वो एयर हो, या फिर नहीं ना भी एयर हो तब भी वो क्या होना चाहिए, परफेक्ट गैस होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, इस पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, उसको समझते हैं कहाँ कैसे क्या यूज होगा। इतना चीज़ हम लोगों ने पढ़ लिया उसको। इस लेक्चर में ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, तो यही मैंने 2-3 स्लाइड 4 स्लाइड रखे हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हम इसे देखते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, कई बार आ चुका है, गेट 11 में और 3 में आ चुका है। उसके अलावा EJC में आ चुका है, 2009 में, 3 में, 5 में, 2005 में और 2009 में भी आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, एन इंजन ऑपरेटिंग ऑन एन ऑटो साइकिल विद द क्लियरेंस रेशियो 10% क्लियरेंस रेशियो दे रखा है उसने। क्रैंक रेडियस ऑफ द इंजन 60 mm दे रखा है। तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं क्रैंक रेडियस कितना है, 60 mm हो। डायमीटर उसने दे रखा है, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 80 mm ने दे रखा। विद द एडियाबैटिक इंडेक्स 1.4 उसने दे रखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले उसने क्या दिया है उसको हम देख लेते हैं। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जब भी वो इतनी चीजें बस दे दें। देखिए मैं एल्गोरिथम पकड़िए, क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। एल्गोरिथम पकड़िए, ये हमने उसने दिया है, इससे वो जब ये बस दे दे, क्रैंक रेडियस दे दे, तो मैंने बताया था इसका मतलब वो लेंथ दे रहा है, सिलेंडर का लेंथ दे रहा है, स्ट्रोक लेंथ दे रहा है। तो स्ट्रोक लेंथ हम सीधे निकाल लेंगे, इसके डबल के बराबर होता है, मैंने बताया था पिछले लेसन में। तो स्ट्रोक लेंथ किसके, उसके क्रैंक रेडियस का हमने डबल कर लिया। अगर ये निकल गया, लेंथ निकल गया और डायमीटर उसने दे ही रखा, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम सीधे स्ट्रोक वॉल्यूम निकाल लेंगे, πr/4t² L करके। सिलेंडर है, सिलेंडर का लेंथ हमको पता चल गया, सिलेंडर का डायमीटर पता चला, तो स्वेप्ट वॉल्यूम नहीं निकाल लेंगे क्या, ये स्वेप्ट लेंथ तो है। उसके बाद हमें बस ये निकालना है। तो उसने इससे पहले क्या क्लियरेंस रेशियो दे रखा है, क्लियरेंस रेशियो उसने देख रखा है। स्वेप्ट वॉल्यूम निकले, क्लियरेंस रेशियो किसके बराबर है, क्लियरेंस वॉल्यूम और स्वेप्ट वॉल्यूम का होता है, रेशियो होता है। स्वेप्ट वॉल्यूम हमने निकाल लिया, स्वेप्ट वॉल्यूम कब रखें, क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम निकल जाएगा। क्लियरेंस वॉल्यूम निकल जाएगा तो क्लियरेंस वॉल्यूम होता क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम होता है स्वेप्ट, जो आप टोटल वॉल्यूम है सिलेंडर का, उसमें से आप स्वेप्ट वॉल्यूम को माइनस कर दिए, क्लियरेंस वॉल्यूम निकल जाएगा। वही देखिए मैंने माइनस किया है लेंथ को, ये दोनों लेंथ को माइनस कर दिया है मैंने। जो एक है स्वेप्ट लेंथ, एक सिलेंडर लेंथ है, एल सिलेंडर लेंथ है और एल क्या है, स्वेप्ट लेंथ है। तो दोनों को माइनस करके तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, क्लियरेंस वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्लियरेंस वॉल्यूम निकालते हमने जैसे निकाला, और अगर ये तो क्लियरेंस वॉल्यूम तो निकालने के लिए पूछेगा तो निकाल लेंगे, और अगर जैसे ही उसने सी दिया तो सी से हम क्या निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे। आर हमें पता चल जाएगा सी से, सी आर में रिलेशन हमको पता है।
और जैसे ही हमें R पता चला वैसे हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे और ये निकल जाएगा। तो उसने देखिए उसने पूछा क्या है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल एफिशिएंसी, एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी में तो कुछ है ही नहीं, उसने क्लियरेंस रेशियो ही दे रखा है। तो क्लियरेंस रेशियो देने के साथ ही हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लगा देंगे तो निकल जाएगा। उसने एडिवेटिंग इंडेक्स दे ही रखा है गामा का वैल्यू। उसने दूसरा बात बता रखा है, उसने पूछना है उसने स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग निकाल ही चुके हैं। जैसे ही R और D हमको मिल जाए, R या D या L इसमें से कुछ भी मिल जाए तो हम लोग सीधे क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम तो निकाल। सिलेंडर लेंथ L डैश निकालने के लिए पूछा। सिलेंडर लेंथ तो देखिए ये है और ये है, इन दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करते के साथ क्या होगा, L वाला टर्म दोनों कट ही जाएगा और L डैश वाला बच जाएगा। ये तो सिलेंडर का लेंथ है, इसको बाकी हम डिवाइड कर दे π/4 ds स्क्वायर पता ही है, डिवाइड कर दे तो आ ही जाएगा। देखिए मैंने सबका आंसर भी लिख रखा, बाकी नीचे सब मैंने सोल्व किया है, ये आपके हेल्प करेगा। बाकी आप उसको खुद से सोल्व कीजिए, मैथमेटिक्स आप खुद से कीजिए। एफिशिएंसी देखिए कितना है, आप मिला लीजिएगा एफिशिएंसी आपका कितना आता है। गलत भी हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैलकुलेट कीजिए। हम लोग मैथ नहीं सीख रहे हैं, हम लोग फिजिक्स सीख रहे हैं, प्रोसेस सीख रहे हैं कि क्या हो सकता है। देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम इतना आएगा और ये सिलेंडर का लेंथ इतना आएगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट है मीन इफेक्टिव प्रेशर। देखिए बाकी चीज़ें जो लिखी है उसको हम लोग नहीं देखेंगे, जो मैं बता रहा हूँ बस उसी पर हम ध्यान देंगे। मीन इफेक्टिव प्रेशर ये ऑटो साइकिल ही बना हुआ है, ये सक्सेशन हुआ है यहाँ से यहाँ। उसके बाद ये देखिए कंप्रेस किया, उस पर हीट एडिशन किया कांस्टेंट वॉल्यूम पर और फिर हीट रिजेक्ट किया है, सॉरी ये बर्डन हुआ है, पावर स्ट्रोक हुआ, फिर हीट रिजेक्ट किया कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने, बस वही है। तो ये मीन इफेक्टिव प्रेशर किया है। मीन इफेक्टिव प्रेशर का मैंने डिफिनेशन लिखा है। अब देखिए डिफिनेशन मैंने क्या लिखा है और क्या डिफिनेशन देने की कोशिश मैंने की है। इट इज मैथमेटिकल टेक्निक टू डिटरमाइन एन इमेजिनरी प्रेशर। सबसे पहले ये इमेजिनरी प्रेशर है और ये मैथमेटिकल टेक्निक है बस एक इमेजिनरी प्रेशर निकालने का। विच विल गिव अस द सेम बर्डन लाइक द बर्डन ऑफ द एक्चुअल साइकिल। जो एक्चुअल साइकिल में जो बर्डन हो रहा है उसी बर्डन को हम ऐसे एक इमेजिनरी प्रेशर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वही इमेजिनरी प्रेशर क्या कहलाएगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम। जबकि वॉल्यूम क्या है, वही सेम वॉल्यूम है यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम है। तो यही है मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालने का फॉर्मूला। यानी वर्क डन हमने प्रैक्टिकली निकाल लेते हैं कि वर्क डन कितना होता है। ये डायग्राम प्रैक्टिकली भी बनता है, आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद इसका एरिया हम निकाल के हम क्या निकाल लेते हैं, वर्क डन निकाल लेते हैं और उस वर्क डन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम से। तो वर्क डन को हम लोग इक्वल लिख लेते हैं हम लोग मीन इफेक्टिव प्रेशर जो हमारा जंक्शन है और एक स्वेप्ट वॉल्यूम का। यहाँ से हमारा पी का वैल्यू निकल जाएगा। यही हम पी जो होता है वो क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है। बर्टन क्या है, बर्टन अब ये सब मैं बता ही चुका हूँ कि हीट रिजेक्शन करेंगे। हीट रिजेक्शन क्या होगा, CV इंटू आप T4 - T1 कर लेंगे तो ये फॉर्मूला से आ जाएगा। एफिशिएंसी भी आपका निकल, देखिए इसमें से अगर ये मैंने एल्गोरिथम बताया कि मैं क्या दिया रहे तो क्या आ जाएगा, क्या आपको दिया रहेगा तो आप क्या निकाल सकते हैं। अगर एफिशिएंसी दिया रहेगा तब भी आप निकाल सकते हैं बर्डन, हीट एडिशन दे दे और एफिशिएंसी देगा तो बर्डन आप निकाल सकते हैं। बर्डन निकालेगा तो फिर से मीन इफेक्टिव प्रेशर निकल जाएगा। एफिशिएंसी कहाँ से निकलेगा, इससे निकलेगा एफिशिएंसी का फॉर्मूला दे। इसमें से कुछ भी दिया रहे तो आप तीसरा निकाल सकते हैं। क्लियरेंस वॉल्यूम कभी दे दे तब भी आप R निकाल सकते हैं। लेंथ दे दे तब भी आप क्लियरेंस, डायमीटर दे दे तब भी आप क्लियरेंस वॉल्यूम निकाल सकते हैं और ये आपके पास फॉर्मूला है। ये एल्गोरिथम मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अगर समय है तो हम लोग देखते हैं, कर ही लेते हैं इसको। क्वेश्चन क्या है, इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल हैज बोर। उसने बोर दिया, ये बोर सिलेंडर डायमीटर ही है। ये बगल में मैंने यूपीएससी का कंजर्वेशन लिख रखा है कि यूपीएससी जनरली अगर क्वेश्चन देता है तो अमेरिका सिस्टम को मानता है, वो L/D रेशियो देता है। L है ये स्वेप्ट वॉल्यूम, ये सिलेंडर का लेंथ है ये और ये उसका डाया है, तो रेशियो देता तो ये देता है, यानी कि स्वेप्ट वॉल्यूम आपको जब डायरेक्ट इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। तो ये उसका कन्वेंशन यूपीएससी का जनरली इसको कंसिडर करता है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल हैज बोर 10 सेंटीमीटर का उसने बोर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। उसके बाद उसने स्ट्रोक लेंथ दे रखा है 15 सेंटीमीटर का। अच्छे से क्वेश्चन आप पढ़िए, मैं जल्दी बता देता हूँ। तो स्ट्रोक लेंथ उसने दे रखा है 15 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ दे रखा है उसने, ये दे रखा है 15 सेंटीमीटर।
अभी तक क्लियरेंस वॉल्यूम उसने दे रखा है, इतना का क्लियरेंस वॉल्यूम हमने लिख दिया। इतना देने का मतलब क्या है, उसमें स्वेप्ट वॉल्यूम तो हम इसी दोनों से निकल जाएगा। अगर देखें तो इतना से हमें स्वेप्ट वॉल्यूम निकल जाएगा, कहाँ चला गया, तो ये हमें इतना स्वेप्ट वॉल्यूम दे देगा। बाकी उसने क्लियरेंस वॉल्यूम जैसे दिया तो हम लोग सी का फॉर्मूला लगाएंगे और सी का सी VC बाई VS कर लेंगे, तो हमें सी क्लियरेंस वॉल्यूम निकल जाएगा, इस क्लियरेंस रेशियो निकल जाएगा। जैसे क्लियरेंस रेशियो निकल जाएगा, हम लोग क्लियरेंस रेशियो को हम लोग एफिशिएंसी में का फॉर्मूला में पुट करेंगे। क्लियरेंस रेशियो का फॉर्मूला आप जानते ही हैं कि आप क्लियरेंस रेशियो से आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 प्लस जो ये वाला फॉर्मूला है इससे निकलेगा। रेशियो से आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, 1 प्लस जो ये वाला फॉर्मूला है इससे निकलेगा, आर निकलेगा। मैं नीचे कैलकुलेट भी कर रखा है, उसमें आप मैच भी करा सकते हैं कि कैसे कैसे किया है गया है। एल्गोरिथम बता देता हूँ जल्दी से। तो आर निकल जाएगा, आर निकलते के साथ आप निकाल ले सकते हैं एफिशिएंसी निकालने के साथ आप इस फॉर्मूला को बराबर करेंगे वर्क डन बाई हीट एडिशन ही होता है। हीट एडिशन उसने दे रखा है, हीट एडेड इतना कर रहे हैं। हीट एडेड जैसे हम पुट करेंगे तो हमें वर्क डन निकल के आ जाएगा। देखिए वर्क डन वाले सब कुछ लिख भी रखा ऊपर कितना निकल के आया। वर्क डन आ गया तो वर्क डन किसके बराबर है भाई, वर्क डन के यहाँ इसके बराबर है, या वर्क डन से हम ये भी निकाल सकते हैं कि भाई वर्क डन क्या, मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू वॉल्यूम स्वेप्ट। तो यहाँ से वॉल्यूम स्वेप्ट उसने दे रहे, हमने निकाल ही रखा है वॉल्यूम स्वेप्ट, तो हम इससे मीन इफेक्टिव प्रेशर हम लोग डायरेक्ट डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या क्या उसने पूछ रखा है, बर्डन पर केजी उसने पूछ रखा, तो बर्डन तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, बर्डन पर केजी। उसके बाद क्या डिटरमाइन मीन इफेक्टिव प्रेशर, तो यहाँ से मीन इफेक्टिव प्रेशर निकल जाएगा सिंपली। मीन इफेक्टिव प्रेशर उसमें क्या रखा है कि भाई ये इतना केजी आप तैयार करिए, तो पर केजी के लिए था तो इतना पर केजी के लिए आप मल्टीप्लाई करके आप निकाल ही ले सकते हैं। बाकी नीचे मैंने सोल्व कर रखा है देखिए, और सब कुछ वो आप उससे मैच करा सकते हैं कि मैं आप कैसे सोल्व करना है। बाकी अगर इससे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे हमें टेकल करना है क्वेश्चन को, क्या दिया रहे तो हमें क्या निकल सकता है उससे क्या क्या चीजें निकल। देखिए सारा क्वेश्चन आप देखिएगा, मैंने आईसी इंजन का मैं इसी तरह एल्गोरिथम से आपको बताऊंगा कि कैसे कर सकते हैं। ओके, इसमें इतना ही, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को जानने की कोशिश करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को जानने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि एंड ऑफ एग्जॉस्ट में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ सक्सेशन के बीच क्या प्रोसेस होता है। एक इंजन के अंदर, एक सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर आईसी इंजन में क्या होता है, एंड ऑफ स्टॉक और बिगिनिंग ऑफ सक्सेशन के बीच में क्या प्रोसेस। तो देखिए मैंने सिस्टम दिखाया है, क्या सिस्टम है, पिस्टन है, सिलेंडर है, ये एक मैंने क्लोज वाल्व जो ओपन क्लोज दिखाया है, एग्जॉस्ट वाल्व को कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा। ये मैंने एक फ्लाई व्हील लगाया है, यहाँ पे नया चीज आपको देखने को मिल रहा होगा, फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या होता है भाई, फ्लाई व्हील कुछ नहीं होता, मास होता है, मास के कारण उसमें इनर्शिया होता है, इसलिए उसमें एनर्जी स्टोर करने की क्षमता होती है। समझ लीजिए कि भाई एक कोई मास है, उसको आपने धक्का दे दिया या कुछ घुमा दिया एक बार, तो वो घूमता रहना चाहेगा। आप इनर्शिया लॉ के अनुसार जानते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ मोशन का फर्स्ट लॉ के अनुसार जानते हैं कि एक बार अगर इनर्शिया उसको मोशन मिल गया तो वो उसमें घूमता रहने का कोशिश करेगा। वो उसके पास इनर्शिया एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी आ गया। तो क्या होता है कि पावर स्ट्रोक में इसमें ये धक्का देकर पिस्टन को नीचे करता है, इसका नहीं घूम जाता, और एक बार अगर घूम गया तो फिर वो घूमता रहना चाहता है। तो बाकी का 3 स्ट्रोक तो इसी खुद ये फ्लाई व्हील ही चलाता है एनर्जी स्टोर करके। तो क्या हो रहा है, ये देखिए मैंने दिखाया क्या है, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि पहले मैंने बताया था कि जब ओपन होता है ये, जैसे ही अगर कंप्रेशन के दौरान अगर ओपन होता है ये वाल्व, तो आधा तो 95% तो आपका जो गैस होता है वो निकल जाता है सिर्फ ओपन होते के साथ ही। बाकी जो गैस बचता है उसको ये कंप्रेस करके निकालता है, कंप्रेस करके ये निकालना शुरू करता है। तो ये कंप्रेस्ड गैस इसमें है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको पढ़िए। ड्यू टू द पिस्टन मूवमेंट ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट स्ट्रोक एट द वेरी नियर the end of stroke,
the exhaust valve is closed, then due to the compression of exhaust gas, the pressure inside the cylinder will increase. क्या होता है कि ये जो क्लोजिंग जो वाल्व होता है ये सडनली ओपन या क्लोज नहीं होता है, ये होता है ग्रेजुअली। भाई इससे कैलिब्रेट रहता है, ये जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे धीरे धीरे क्लोज होना शुरू हो जाता है। तो ये एक समय में जाके जब कुछ गैस बच जाता है उसी वक्त ये क्लोज हो जाता है। तो बाकी का जो प्रोसेस था उसमें ये जो गैस कुछ गैस बच गया वो कंप्रेस हो जाता है इसमें। तो नियर द एंड ऑफ स्ट्रोक, वो यहाँ पे एंड ऑफ स्ट्रोक में यहाँ पे जाके वो ये मैंने लिखा है नियर टू एंड ऑफ स्ट्रोक लिखा है मैंने। TD6 से पहले ही वाल्व बंद हो गया तो बाकी जो रहता है कुछ गैस इसमें कंप्रेस्ड होकर फंस कर रह जाता है। तो उसका क्या होता है उसका हम लोग आगे देखते हैं अगले स्लाइड में क्या होता है। होता क्या है कि अब ये तो फ्रेश, उसके बाद ये वाल्व खुल जाता है, ये वाल्व खुला, ये तो वाल्व खुल गया, लेकिन अंदर क्या प्रेशर देखिए, प्रेशर क्या है इसमें जो कुछ कंप्रेस्ड गैस रह गया तो उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा ही है। और अब जब इनलेट वाल्व खुला तो क्या ये अंदर गैस एयर फ्यूल मिक्सचर जो है, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, क्या वो इंटर कर पाएगा? वो इंटर नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली वाल्व खुल ही नहीं पाएगा क्योंकि नीचे से खुल रहा है ना, तो नीचे तो गैस है, पहले से वो हाई प्रेशर पे, ऊपर भाई लो प्रेशर में ऊपर है, तो ये वाल्व ही नहीं खुल पाएगा। तो जब तक ये प्रेशर कमेगा नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम नहीं होगा, तब तक एयर फ्यूल मिक्सचर, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर नहीं आ सकता। देखिए मैंने सिलेंडर का प्रेशर दिखाया अभी है कि 1.1 ATM अप्रॉक्स, मैंने मतलब ऐसे ही दिखाया कि ज़्यादा है तो अंदर नहीं आ पाएगा। तो क्या होगा भाई, कि पिस्टन तो मूव कर रहा है तो पिस्टन धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो जाएगा। पहले गया जितना मूव कर सकता तो ऊपर तक गया, उसके बाद नीचे जाना शुरू किया। तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर धीरे धीरे कमना शुरू होगा। जब प्रेशर कमते कमते PATM के बराबर हो जाएगा इसके अंदर प्रेशर, तब जाकर एयर फ्यूल मिक्सचर, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर करना शुरू होगा। यानी कि पिस्टन किसी इस पॉइंट पर होगा, कोई पॉइंट A मैंने नाम दिया है, उस पॉइंट पर होगा, तब जाकर फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर करना शुरू करेगा। तो एक्चुअली जो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, एक्चुअली उतना नहीं होता। इस एक्चुअल स्ट्रोक का सक्सेशन तो इतना से इतना तक ही होता है, ये पूरा में नहीं होता है, एक्चुअली इतने में होता है। तो यही एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी है, सेकेंड लॉ एफिशिएंसी है जो एक्चुअल बात थ्योरेटिकल होता है। आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में कि सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी क्या होता है। तो कि भाई एक्चुअली कितना हुआ थ्योरेटिकली तो इसको VS होना चाहिए था, इतना वॉल्यूम एयर आना चाहिए था, पर आया कितना? एक्चुअली आया ए से यहाँ तक की आया, तो एक्चुअली इतना ही आता है। इसी को हम वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कहते हैं। इसी को मैंने लिखा भी है, पहले लिखा है, उससे हम देखते हैं क्या है, मैंने क्या बताया। Hence all the beginning of the succession stroke as the inlet valve is open but still no entry of fresh air fuel mixture। कि भाई इनलेट वाल्व तो ओपन हो जाता है पर एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं इंटर कर पाता है सिलेंडर में? बिकॉज फ्रेश इनसाइड, जब द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज एबव द एयर फ्यूल मिक्सचर, एयर फ्यूल मिक्सचर से प्रेशर ज़्यादा ही होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है उससे ज़्यादा अंदर का प्रेशर होता है, तो इसका इंटर नहीं कर पाता। देखिए मैंने लिखा है कि सिलेंडर का प्रेशर जो होता है वो जो प्रेशर एयर फ्यूल मिक्सचर का उससे ज़्यादा होता है। कहाँ पे? TDC पे। और TDC से लेकर कहाँ तक? ये A पॉइंट तक, उसमें ज़्यादा ही होता है। उसके बाद क्या कहते हैं? ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस एग्जॉस्ट गैस, तो वहाँ तक क्या होता है? यहाँ तक तो एक्सपेंशन ही होता रहता है, तो उसके कारण इट्स प्रेशर लोएस्ट डाउन, तो यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होना, प्रेशर यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज होता रहता है। इट्स प्रेशर लोएस्ट डाउन एंड रीचिंग टू द PATM, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर धीरे धीरे कम होता पहुंच जाता है। देन आफ्टर फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर स्टार्ट एंटरिंग, तो जब उसके बराबर हो जाता है तो एयर फ्यूल मिक्सचर इंटर करने लगता है। आप कहोगे कि सर ये मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि कौन सा एक्चुअल वॉल्यूम है? तो P=MRT लगा के आप कैलकुलेट कर लोगे कि पूरा वॉल्यूम फुल हो गया तो उस वक्त प्रेशर क्या है, तो उस वक्त प्रेशर और उस वक्त मास कितना इंटर हो चुका है, वॉल्यूम तुमको पता ही होगा
इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम तो हमें पता ही है, इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर तो इंटर हुआ होगा, तो मास हम लोग निकाल सकते हैं कितना एयर का मास इंटर हुआ, आर हमें पता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और ये T1 ये कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट है गैस का, और T1 हमें पता ही है, हम लोग मेजर कर ही सकते हैं सिलेंडर का, तो हम पता कर लेंगे कि कितना मास उसमें इंटर किया एयर का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसी को मैंने समराइज करके वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी लिख दिया है कि एक्सप्लेन लेवल ऊपर मैंने बता ही चुका हूँ मैं आगे पहले कि इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल सक्सेशन वॉल्यूम of air that actually entering into the cylinder during the succession stroke। तो जो एक्चुअली जो हुआ और जितना एंटर थ्योरेटिकली होना चाहिए था उसका रेशियो है ये। बाकी मैंने जो ऊपर बताया था वही बताया था, सक्सेशन स्ट्रोक आप कैसे निकाल सकते हो और एक्चुअल आप प्रॉब्लम कहाँ से निकाल सकते हो उसका मैंने फॉर्मूला बता रखा है। अभी देखिए मैंने एक नोट लिखा एस्केप इंजन के बारे में। एस्केप इंजन क्या हो सकता है मैं इसने एक्सप्लेन कर दिया, बस ये वर्ड नहीं लिया था तो यहाँ पर नोट करके आपको बता दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, आता रहता है कॉलेज के एग्जाम में कि एस्केप इंजन क्या है। एस्केप इंजन में बताया है कि भाई देखिए कि जब पावर स्ट्रोक के बाद जब पूरा गैस अंदर चल जाता है तो अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो जैसे एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, हमने बात बताया कि ग्रेजुअली होता है, इंस्टेंटेनियसली नहीं होता है कि वाल्व खुल गया एक ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि एक खुल गया, तो धीरे धीरे पिस्टन यही है कि ये खुलना शुरू कर देता है। तो जैसे थोड़ा सा भी खुलता है सारा का सारा गैस इतना प्रेशर पे होता है फटाक से निकल जाता है, तो पिस्टन के मुंह ऊपर करने से पहले ही ये निकल जाता है गैस। तो 95% से ज़्यादा गैस तो उसी वक्त निकल जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो हीट रिजेक्शन हो रहा है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। जब बीडीसी पे ही पिस्टन उसी वक्त यहाँ से गैस निकल गया, तो बाकी मात्र 5% गैस के रिमेनिंग जो है उसको निकालने के लिए पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये प्रोसेस क्या है, 95% गैस का एक फिक्स लेवल पे ही मतलब जस्ट ओपन होते ही निकल जाना, वही एस्केप इंजन कराता है। एस्केप इंजन प्रोसेस कर रहा था कि भाई कोई मूवमेंट भी नहीं हुआ पिस्टन का और गैस भी सारा का सारा निकल गया, तो वही एस्केप इंजन प्रोसेस कर रहा है। जब पिस्टन बीडीसी पे होता है तभी ये निकल जाता है। तो यही था, आपने इसमें समझा कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या है, इसके बारे में एस्केप इंजन के बारे में भी समझा मैंने नीचे में बताया। एस्केप इंजन क्या, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या, ये प्रोसेस कैसे होता है कि भाई वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैसे होता है, कैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि थियोरेटिकली जो है वो प्रैक्टिकली जो आपको एक्चुअली आता है उससे कम ही एयर आता है, जितना आना चाहिए सिलेंडर का जितना वॉल्यूम है उससे कम ही वॉल्यूम का एयर आता है, क्योंकि पहले से ही कुछ कंप्रेस्ड एयर बचे रह जाते हैं। पिछले जो साइकिल जो होता है उसी में कुछ कंप्रेस्ड एयर बचे रह जाते हैं, वही एक्सपेंड होकर रह जाता है कुछ, तो हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी थोड़ा कम जाता है। तो ये आपने डिटेल में पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उन लोगों को भी इससे बेनिफिट हो और वो भी एक हेल्दी कंपटीशन बने, आप लोगों का बस डिस्कशन का माहौल बने ताकि आप डिस्कशन से ज़्यादा सीखेंगे। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग डिजिटल साइकिल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसे ही कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस भी कहते हैं, हीट एडिशन साइकिल भी कहते हैं। इसमें हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। इससे पहले डिजिटल साइकिल पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि डीजल इंजन क्या होता है, कैसे वर्क करता है। देखिए डीजल इंजन को मैंने दिखाया, डीजल इंजन वेरी हैवी होता है, डीजल इंजन जो ट्रक वगैरह में यूज होता है। इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कंप्रेशन रेशियो काफ़ी हाई होता है, जिससे कहानी काफ़ी ज़्यादा फोर्स डिलीवर करता है, यानी कि टॉर्क इसका काफ़ी हाई होता है। देखिए पावर तो कांस्टेंट ही रहना है, इसमें टॉर्क हाई होता है। टॉर्क हाई होने के कारण क्या हो जाता है, इसका ओमेगा कम होता है। टॉर्क हाई होने बहुत ज़्यादा हाई होता है इसमें डीजल इंजन में, यानी कि इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी हाई होता है, यानी कि लोड ढोने वाली जितनी भी गाड़ियाँ होती है, ट्रक वगैरह होता है, उसमें ये डीजल इंजन लगा रहता है। इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने के कारण इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन और नॉइज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ये मैंने पेट्रोल इंजन दिखाया। पेट्रोल इंजन में क्या होता है, ओमेगा काफ़ी ज़्यादा होता है। ये पार्ट कट नहीं रहा है, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ये भी मैंने ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ इन सब चीज़ों को। बाकी हम लोग ये देखिए यहाँ पे हम लोग पूरा में देखेंगे कि कैसे
डीजल इंजन काम करता है। डीजल इंजन में देखिए स्पार्क प्लग नहीं होता है, इसमें फ्यूल इंजेक्ट करने के लिए फ्यूल इंजेक्टर होता है एक, और ये देखिए एयर, बस इनलेट वाल्व से यहाँ एयर फ्यूल मिक्सचर नहीं डाला जाता है, सिर्फ एयर डाला जाता है, बाकी यहाँ है ही। और इसमें कोई स्पार्क प्लग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें स्वयं से ये कंप्रेस करते वक्त ही इतना ज़्यादा टेम्परेचर अचीव कर लेता है। इसमें कंप्रेसर रेशियो काफ़ी हाई होता है, ये कंप्रेसर रेशियो मैंने लिखा है 16 से 22 होता है, जबकि और ऑटो साइकिल में 6 से 12 ही होता है। तो काफ़ी हाई होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो खुद से ही वो जो डीजल है वो जलने लगता है। तो इसके बाद मैंने दिखाया है, इसमें मैंने दिखाया है कि भाई एक फ्यूल पार्टिकल को मैंने लिया है और एक फ्यूल पार्टिकल को दिखाया कि फ्यूल में क्या हो रहा है। एक फ्यूल पार्टिकल को लिया है जो है क्या, जो एटीएम प्रेशर पे, एटीएम एयर के साथ आया एटीएम प्रेशर पे, उसमें क्या हुआ, एयर कंप्रेशन हाई, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है, जो एयर का टेम्परेचर है, जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी कारण हम क्या हो जाता है, वो खुद से बर्न हो जाता है, और बर्न होने के बाद फिर इसको वो एक्सपैंड करता है, इस पर प्रेशर डालता है, इसे टक्कर मारता है उसके मॉलिक्यूल्स, और फिर इसके एक्सपैंड कर देते हैं। देखिए मैंने कंपेरिजन किया है स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में। कंप्रेशन इग्निशन इंजन यही होता है जो डीजल इंजन है, जिसमें कंप्रेस होने के कारण इग्नाइट हो जाता है इसके फ्यूल, और स्पार्क इग्निशन इंजन में हमें क्या होता है कि स्पार्क देना पड़ता है हमको इग्नाइट करने के लिए। उसमें टेम्परेचर क्या होता है, स्पार्क प्लग लगा रहता है जिसका टेम्परेचर 614 केल्विन के करीब होता है, उस पर प्रेशर होता है, तो हमको स्पार्क प्लग की जरूरत पड़ता है। इसमें कंप्रेशन रेशियो काफ़ी लो होता है, 6 से 12 तक ही होता है। तो हमें क्या होता है यहाँ पे, जबकि कंप्रेशन इग्निशन इंजन में कंप्रेशन रेशियो काफ़ी हाई होता है, 6 से 12 होता है, और इसमें टेम्परेचर देखिए कितना ज़्यादा है, 1033 केल्विन के है, तो जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें खुद से वो इग्नाइट हो जाता है, खुद से वो जल जाता है, जिसमें हमें किसी स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए यहाँ देखते हैं, ये मैंने दिखाया, ये जो ये है इसको मैंने बड़ा करके दिखाया है कि ये फ्यूल इंजेक्टर क्या होता है, फ्यूल इसमें इंजेक्ट कैसे होता है। तो ये बनाया है, इसमें आप इससे आप वो फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं हाई प्रेशर पे, और यहाँ पे एक ऑरिफिस लगा दिया जाता है जिसका रफ ओपनिंग होता है। रफ ओपनिंग क्यों होता है, ताकि ऑटोमाइजेशन हो सके। जब रफ आप बनाते हो होल, तो क्या होता है उसमें बूंद बूंद में से टुकड़े में इधर बट के फ्यूल निकलेगा, इससे ऑटोमाइजेशन हो जाएगा उसका, इसलिए हम इसका रफ ओपनिंग देते हैं, समझे। स्मूथ ओपनिंग नहीं रहता है और फिश का रफ ओपनिंग रहता है। यहाँ पे काफ़ी हाई प्रेशर से 600 बार प्लस उससे भी ज़्यादा प्रेशर से हम लोग का फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, फ्यूल सप्लाई देते हैं यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, ये देखिए डीजल साइकिल मैंने एक्सप्लेन किया, वहाँ हमने समझ लिया कि डीजल इंजन कैसे काम करता है। यहाँ डीजल साइकिल देखेंगे, तो डीजल साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले तो फर्स्ट प्रोसेस यहाँ से यहाँ तो इनलेट प्रोसेस है, सक्सेशन प्रोसेस है, सक्सेशन हो रहा है। देखिए मैंने नीचे सिलेंडर अरेंजमेंट भी दिखाया कि कब किस कंडीशन में है। तो ये 1 से 2 तक का प्रोसेस में क्या हो रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है वो, और कंप्रेस जो एयर सक्सेशन के कारण अंदर आ गया था उसको कंप्रेस कर दिया, ये 2 पोजीशन तक लेके चला गया। उसके बाद हमने हीट इंजेक्ट किया, हीट इंजेक्ट हमने कांस्टेंट प्रेशर पे किया, उस पर कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन था। देखिए अगर यहाँ पे प्रेशर मेंटेन करके एयर का वॉल्व खुला हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन है, और उसी वक्त वो यहाँ पे इग्नाइट हुआ है और जल गया है। तो जो हीट एडिशन हुआ है कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है। उसके बाद क्या हुआ है, पावर स्ट्रोक आया है भाई, एक बार कंवर्जन हो जाने के बाद क्या हुआ, गैस का इतना प्रेशर बढ़ जाता है जलने के कारण, हीटिंग के कारण, कि वो उसके बाद क्या करता है, वो एक्सपैंड कर देता है, वो सिलेंडर के पिस्टन के अरेंजमेंट को इसको बार बार धक्का दे देकर इसको एक्सपैंड करता है, वो पावर स्ट्रोक होता है, वो हमें आउटपुट मिलता है उस स्ट्रोक में। ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ऑटो साइकिल में भी एडियाबैटिक होगा, एडियाबैटिक रिवर्सिबल हम अज्यूम कर रहे हैं, तो आइसेंट्रोपिक होगा दोनों मिलाने से। ये है कट ऑफ पॉइंट, यहाँ पे फ्यूल सप्लाई कट कर दिया जाता है, तो इस फुल सप्लाई इंड हो जाता है, तो ये कट ऑफ पॉइंट है। ये मैंने एफिशिएंसी लिखा है, जो आगे आप मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है, एफिशिएंसी लिख दिया है, ताकि आप ये डीजल साइकिल देखें तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको मिल जाए, जो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। तो यहाँ पे तो
एक्सपैंड हुआ है। एक्सपैंड होने के बाद यहाँ पे जो आउटलेट वॉल्व है उसको हमने ओपन कर दिया। यहाँ पे सारे के सारे एक ही वॉल्यूम पे 95% इसी पर फ्यूल जो है वहाँ पे जो गैस है वो निकल जाएगा। बाकी जो गैस है तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे हीट रिजेक्शन जो हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। ये प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स भी डिफाइन किए हैं, जैसे कि कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो क्या है? जो V3 और V2 का रेशियो है, V3 और V2 जिसमें जितने देर तक हम लोग फ्यूल सप्लाई किया है हमने जिस वॉल्यूम पे, उसी का रेशियो हम लोग उसको कहते हैं कट ऑफ रेशियो। और तो आप जानते ही हैं एक्सपेंशन रेशियो है 1:2 का रेशियो, और ये एक्सपेंशन ये कंप्रेशन रेशियो और ये एक्सपेंशन रेशियो है। एक्सपेंशन में V4/V3 था, लेकिन हमने बाई 2 कर दिया। तो ऊपर नीचे हम लोग V2 से डिवाइड कर दिया ताकि ये रेशियो बन जाए, ऊपर R आ जाए नीचे रो आ जाए। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमने TH डायग्राम दिखाया है। TH डायग्राम पहले भी हम लोग देख चुके हैं कैसे हम लोग बनाते हैं 1 से 2 की आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था। आइसेंट्रोपिक क्या हुआ था? हमने कंप्रेस किया था उसको, तो कंप्रेस किया था, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था। कंप्रेस करने में टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमने बढ़ाया है। उसके बाद क्या था? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था। कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन था, हीट एडिशन का टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों बढ़ेगा। उसके बाद क्या था? हमें पावर स्ट्रोक था, इसमें हमें पावर मिला था, बर्डन हुआ था। बर्डन होने के कारण क्या होगा? उसका टेम्परेचर घटेगा, एक्सपैंड हो रहा है गैस, टेम्परेचर घटेगा। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस था, आइसेंट्रोपिक है। उसके बाद कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हुआ था, हीट रिजेक्ट होने के कारण टेम्परेचर भी घटेगा और एंट्रोपी भी घटेगा। तो ऐसा प्रोसेस आएगा। इसका स्लोप क्या होगा? T/Cp होगा, और नीचे वाला तो कांस्टेंट प्रेशर ये प्रोसेस है और ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में क्या होगा? T/Cv होगा। दोनों को मैंने निकाला भी है, ये पहले भी निकाला था ऑटो साइकिल में भी, तो बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। देखिए आप देख सकते हैं डी को एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर ही देता हूँ कि DQ को आप लिख सकते हैं T/Ts एंट्रोपी वाले थर्मोडायनामिक्स के फॉर्मूले से। इसको DQ को आप लिख सकते हैं CPDT से आप ये देखिए TS और DT को आप DS को आप नीचे ले जाएंगे तो ये आपको बन के आएगा ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये आएगा। ये देखिए अब CP चूंकि सभी CV से बड़ा होता है, इसलिए ये क्वांटिटी से छोटा होगा। इससे ये हो गया। अब इफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। इफिशिएंसी के फॉर्मूले में क्या है? ये स्टैंडर्ड इफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, यानी कि आइडियल गैस हम एज्यूम कर रहे हैं कि एयर को हम लोग आइडियल गैस एज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है एफिशिएंसी का, जो बर्डन बाय हीट एडिशन। फिर हमने अजम्पशन लिया है कि एक्सटर्नली रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये एक्सटर्नली रिवर्सिबल है तो बर्डन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। बर्डन जो होगा किसके बराबर होगा? तो भाई हम लोग हीट एडिशन जो हमने किया कांस्टेंट प्रेशर पे और हीट रिजेक्शन किया कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों को घटा दे तो हमें बर्डन मिल जाएगा। नीचे तो हीट एडिशन होगा ही होगा। फिर हम लोग डिवाइड करके ये लाएंगे। उसके बाद हम हीट रिजेक्शन को हम लोग CPDT लिखेंगे। 1 से 4 के बीच हीट रिजेक्शन हो रहा है, आपने देखिए रखा होगा हीट रिजेक्शन 1 से 4 के बीच, तो रिजेक्शन हो रहा है, हीट एडिशन ये हो रहा है। तो हम लोग इसको फिर इंटीग्रेट करेंगे तो ये वाला आएगा CP और CP का रेशियो जानते हैं आप गामा होता है, तो CP/Cv गामा हो गया है। बाकी ये हो गया। और ये टेम्परेचर को अब हमने क्या किया? टेम्परेचर वाला देखिए, टेम्परेचर का रिलेशन जो है नीचे वाला, ये आप रिलेशन जानते हैं, ये मैंने एक बार फॉर्मूला ड्राइव कर दिया था, इससे हमने इसको निकाल लिया। फिर यहाँ से हमने लोगों ने V3/V2 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए मैंने ऊपर जो पिछले स्लाइड में लिखाया था ये V3/V2 और ये सभी को मैंने यूज करके ड्राइव किया। ये मैथमेटिक्स है, इसका आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया? पहले V3/V2 तो पहले रो आ जाएगा, उसके बाद P2 ऊपर जाएगा और P2 का वैल्यू यहाँ से ऊपर वाले इक्वेशन से पुट होगा इसमें, तो ये निकल के आएगा। फिर ये ऐसे ही और ऐसे ही ये यहाँ पे दोनों जगह से पुट होगा वैल्यू। समय कम है इसलिए आप ये मैथमेटिक्स खुद से कर लीजिए, ये तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो आप इसके बाद इस सारे वैल्यू सारे टेम्परेचर जहाँ निकल के आया है T2, T3 और T1 वगैरह सारा T4 वगैरह ये सबको पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये आपको सोल्व करके इसका ये फॉर्मूला आ जाएगा जो आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं।
समरी है इसका। हमने ऑटो साइकिल भी पढ़ लिया, डीजल साइकिल भी पढ़ लिया। तो क्या फायदे हैं डीजल साइकिल के वो देखते हैं ऑटो साइकिल के। तो ऑटो साइकिल जो है पेट्रोल इंजन में यूज होता है और डीजल साइकिल हैवी डीजल इंजन में यूज होता है, जो ट्रक्स वगैरह होते हैं। ये ऐसा इंजन होता है यानी सिर्फ इग्निशन इंजन होता है, ये कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, सॉरी सिर्फ नहीं, स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। स्पार्क से इग्नाइट होता है और ये कंप्रेस कर देने से इग्नाइट हो जाता है। ऑटो साइकिल में क्या होता है, स्पीड काफी हाई होगा, जितने भी हाई स्पीड गाड़ियां होगा उसमें पेट्रोल इंजन लगा रहेगा, इसका ओमेगा काफी हाई होगा। क्योंकि डीजल इंजन में क्या होगा, उसका टॉर्क काफी हाई होगा, यानी कि जितने भी आपको माल ढोने वाली गाड़ियां होती है, लोड ढोने वाली गाड़ियां होती है, वो सभी में डीजल इंजन लगा रहता है ट्रक वाले। इसका कंप्रेशन रेशियो देखिए, पेट्रोल इंजन कंप्रेशन रेशियो बहुत कम होता है, 6 से 12 ही होता है, जबकि इसका 16 से 22 होता है कंप्रेशन रेशियो। तो यही था इस वीडियो में, हमने अच्छे से समझ लिया कि भाई हमने फॉर्मूला वगैरह सारे देख लिए डीजल इंजन के क्या हमने, बस हमें फार्मूला याद रखने हैं डीजल इंजन का। और आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके मित्र भी इस चीज को देखें और समझें और आपको कंपटीशन मिले, अच्छा डिस्कशन मिले, वो भी जानेंगे तो आपको अच्छा डिस्कशन मिलेगा। इसमें हमने अच्छे से सब चीज़ देख लिया था, हमने फार्मूला इसे हमें याद रखना है जो डायरेक्ट फार्मूला यूज होगा। ओके, थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम लोग देखेंगे कि डीजल इंजन की एफिशिएंसी में अलग अलग पैरामीटर के वेरिएशन से क्या फ़र्क पड़ता है। डीजल इंजन का हमने फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं, एफिशिएंसी का उसमें क्या क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए ये डीजल इंजन का पीवी डायग्राम है, पहले मैंने दिखाया है कि क्या क्या हो सकता है। तो एक पैरामीटर देखकर हमने देखा है पहले कि हीट एडिशन को यदि हम बढ़ा दें, यानी कि हम फ्यूल सप्लाई को बढ़ा दें, अगर हम ज़्यादा देर तक फ्यूल सप्लाई करें, 2 से 3 तक ना करके हम 2 से 3 तक करें, यहाँ तक हम फ्यूल सप्लाई करें तो क्या होगा, कट ऑफ हम यहाँ पे ना करके 3 पे ना करके 3 पे हम कट ऑफ करें फ्यूल का, तो क्या होगा। तो देख ही रहे हैं कि डायग्राम का एरिया बढ़ गया है, यानी कि वर्कडन बढ़ गया है। वर्कडन बढ़ गया यानी कि पावर बढ़ गया है, पावर बढ़ गया यानी कि टॉर्क बढ़ गया है, टॉर्क बढ़ गया यानी कि लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है। आपको पता चले गया होगा कि अगर हम फ्यूल सप्लाई बढ़ा दें तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये भ्रम लोगों को नहीं पालना चाहिए कि लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, बर्डन बढ़ गया है तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, कि एफिशिएंसी सिर्फ बर्डन का फंक्शन नहीं होता है, वो फंक्शन होता है हीट एडिशन का भी। तो यहाँ पे देखिए बर्डन जरूर बढ़ रहा है पर हीट एडिशन भी बढ़ रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ये बताना था कि एफिशिएंसी को हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो डिफरेंट पैरामीटर का क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है, आपको याद ही हो गया होगा, नहीं तो इसे याद कर लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। तो देखिए इसमें अगर हम R बढ़ा दें R यानी कि कंप्रेशन रेशियो को अगर हम बढ़ा दें तो एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो कंप्रेशन रेशियो देखिए सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो आ रहा है फॉर्मूले में। तो अगर हम R को बढ़ा दें तो 1/R क्या होगा, घट जाएगा। इस पे गामा पावर है वो भी, यानी पूरी क्वांटिटी घट जाएगी। तो एक कम क्वांटिटी को इस क्वांटिटी को अगर 1 से घटाना है तो यानी कि एफिशिएंसी बढ़ जा रही है, क्योंकि हमें कम क्वांटिटी 1 में से घटाना पड़ रहा है, तो एफिशिएंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब एक कट ऑफ रेशियो का देखते हैं, कट ऑफ रेशियो को बढ़ा दिया जाता है। कट ऑफ रेशियो बहुत 2 जगह आ रहा है, तो ऊपर ज़्यादा पावर है उस पर, नीचे पे कम पावर है, यानी कि अगर हम कट ऑफ रेशियो बढ़ाएंगे तो ये क्वांटिटी पूरी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी कि 1 में से बड़ा क्वांटिटी घट रहा है, यानी कि एफिशिएंसी घट जाएगा। अब देखिए गामा का एक दिक्कत है कि गामा बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो गामा कई जगह है, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, तो गामा का क्या होगा। अब ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि गामा के बढ़ा देने से, गामा में यानी कि अच्छे क्वालिटी के फ्यूल या अच्छे क्वालिटी का अगर एयर हमने डाला तो एफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। याद ही कर लेते हैं इस चीज़ को कि गामा बढ़ा देने से क्या होगा, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगा। इसको हम लोग डायरेक्ट याद कर लेते हैं। यहाँ से हम इस फॉर्मूला से देखकर ये एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गामा 3 जगह पे आ रहा है।
गामा दो, ये गामा क्या कर रहा है, आर को, जैसा आर पे डिपेंड करेगा, ये गामा अल्फा पे डिपेंड करेगा और ये गामा नीचे भी है। ये हम बताना मुश्किल है, ये ऐसे जनरली तो देखेंगे ज़्यादा इफेक्ट यही करेगा, बाकी तो पावर में है। तो गामा जैसे जैसे बढ़ रहा है, इस क्वांटिटी को क्या कर रहा है, घटाते रहा है, तो इफिशिएंसी बढ़ रहा है। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, बट ये एनालाइज करने का कोई तरीका नहीं है। चलिए देखते हैं, कुछ एक और कॉन्सेप्ट मैंने बताया है यहाँ पे, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बट देख लेते हैं, जान लेते हैं, आगे यूज होगा। तो हमने ये देखिए फॉर्मूला है CP माइनस CB इक्वल टू आर कांस्टेंट, जो कि एक कांस्टेंट टर्म है, जो हमने थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा होगा। CP और CB का जो डिफरेंस होता है वो R के बराबर होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, वो एक कांस्टेंट है। यानी कि CP और CB का डिफरेंस सदैव कांस्टेंट होगा, किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस के लिए डिफरेंस सदैव कांस्टेंट होगा। यानी कि यदि हमने CP को बढ़ा दिया तो CB ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा और इस डिफरेंस में बढ़ेगा, ताकि वो CP और CB का डिफरेंस R के बराबर रहे। यानी कि अगर हम CP को भी घटाएंगे तो CB भी अपने आप घट जाएगा और डिफरेंस R मेंटेन रहेगा। पर ये गामा पे असर नहीं करेगा, गामा पर अलग असर करेगा। अब ये समझने में तुम लोगों को दिक्कत हो रही होगी कि CP बढ़ेगा तो CP भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, जैसे मैंने ऊपर बताया था, CP बढ़ेगा तो CB भी बढ़ेगा, पर गामा घट जाएगा। अब ये कैसे होगा भाई, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है, ये आपको भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं है। आप देख भी सकते हैं कि 2/3 जो है वो छोटा होता है 3/4 से, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये मैथमेटिक्स है, इसमें कैसे भयभीत होने वाली, अगर गामा अगर 2/3 नहीं 3/2 की बात कर रहा हूँ मैं, 3/2 बड़ा होगा 4/3 से छोटा होगा। तो क्यों होगा, ये मैथमेटिक्स है, ये आप कर लीजिएगा कि जब भी गामा का वैल्यू, किसी का रेशियो अगर 1 से बड़ा हो, तो अगर दोनों को हम सेम डिफरेंस से बढ़ा दें तो रेशियो घट जाता है। वही CP अगर कम कर रहे हैं और CB भी कम कर रहे हैं तो गामा बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। ये मैथमेटिक्स है, इसमें ज़्यादा देखने के लिए इसका आप देख सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ पे, एक क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स का आया था ESE एग्जाम में, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में 20 नंबर का आया था। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है कि इफ CV इज इंक्रीज बाय 10%, अगर 10% से CP को अगर हम बढ़ा दें तो इफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑटो साइकिल की इफिशिएंसी पे क्या फर्क पड़ेगा। उसने गामा दे रखा था और कंप्रेशन रेशियो भी दे रखा था, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो हमने पहले निकाला कि भाई ऑटो साइकिल का क्या होगा, भाई इफिशिएंसी होता क्या है, ऑटो इफिशिएंसी जो हमने ये रेशियो रख के हमने डायरेक्ट इससे हमने इफिशिएंसी निकाल लिया पहले। तो उसके बाद सेकंड टर्म में 10% से हमने बढ़ा दिया CP को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, CB बढ़ जाएगा। तो हमने CB को भी अलग क्वांटिटी लिख रखा है, CB 1 कर दिया है और ये बराबर होगा, डिफरेंस दोनों का इक्वल ही होगा। तो पहले वाला डिफरेंस CP माइनस ये CB है, CP बाई गामा इक्वल टू CB ही होता है। तो CB हो गया, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो CB 1 निकल के आएगा, इस टर्म में CP के टर्म में निकल के आ जाएगा। अब गामा 1 निकल के आ जाएगा, गामा 1 क्या है भाई, गामा पहले था, CP बढ़ा दिया हमने तो गामा भी बढ़ जाएगा। तो गामा बढ़ेगा तो गामा क्या होता है, CP1 बाई CB1। तो गामा इससे हमने यहाँ से रखेंगे CB1 का वैल्यू रखेंगे और CP1 क्या था भाई, CP से 10% ज़्यादा था तो ज़्यादा रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हम लोग गामा का वैल्यू निकल के आ जाएगा, जब इतना आ जाएगा गामा का वैल्यू। और गामा का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे एफिशिएंसी वाले फॉर्मूले में तो हमारा एक नया एफिशिएंसी निकल के आएगा। तो और दोनों एफिशिएंसी निकल के आ गया तो हम लोग डिफरेंस और जो भी वो पूछे वो निकाल सकते हैं, डिफरेंस या परसेंटेज डिफरेंस जो भी क्वेश्चन में है वो हम निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं डीजल इंजन पे एक गेट का क्वेश्चन था, इसमें भी एफिशिएंसी निकालने के लिए कहा था उसने कहा था डीजल इंजन हैज ए कंप्रेशन रेशियो 17 एंड
कट ऑफ उसने कहा था एक कट ऑफ टेक प्लेस एट 10% ऑफ स्ट्रोक। तो स्ट्रोक जो है उसके 10% पे फ्यूल का कट ऑफ कर दिया जाता है। तो हमसे पूछा गया है कि भाई क्या होगा, आप बताइए एफिशिएंसी क्या होगा। तो हमने देखा कि भाई फ्यूल का जो कट ऑफ हो रहा है सक्सेशन के 0.1 पे ही हो जा रहा है। तो ये क्या है भाई, फ्यूल का कट ऑफ यानी 3-2 है। देखिए 3 है 2 है, यानी कट ऑफ यहीं पे हो गया है, 10% पे हो गया। इन दोनों का वॉल्यूम जो है वो 10% ऑफ सक्सेशन वॉल्यूम। सक्सेशन वॉल्यूम क्या है भाई, यहाँ से यहाँ कंप्रेशन यानी स्ट्रोक वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ ये स्ट्रोक हुआ है, ये पूरा स्ट्रोक लेंथ होता है। मैंने पता कई बार बताया है, आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, पिछले वीडियो में जाकर ये होता है। तो अब हम क्या करते हैं, ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला। इसके बाद हम V2 से हम डिवाइड कर देंगे, V2 से हम लोग सबको डिवाइड कर देंगे। तो V2 से डिवाइड कर देंगे V2 आ जाएगा, V3/V2 क्या हो जाएगा भाई, ये वाला आ जाएगा, क्योंकि कट ऑफ रेशियो ही हो जाएगा। V2 तो 1 ही हो जाएगा। V1/V2 क्या हो जाएगा, V2 और V1 इधर, ये तो कंप्रेशन रेशियो ही हो जाएगा 1। तो हम यहाँ पे अगर इसका वैल्यू डाल दें जो उसने दे रखा है हमें, कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू अगर हम डाल दें, कंप्रेशन रेशियो है इसका वैल्यू डाल दें, तो आपको कट ऑफ रेशियो निकल के आ जाएगा। कट ऑफ रेशियो निकल जाए तो फॉर्मूला में बचा क्या, कट ऑफ रेशियो है हमारे पास, कंप्रेशन रेशियो है, गामा का वैल्यू हमारे पास है ही, तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। देखिए एक मैंने कहा हमें फॉर्मूला जनरलाइज फॉर्मूला ही बना दिया है कि जब, क्योंकि बार बार क्वेश्चन में दिया रहता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ये रिलेशन है किसके बीच, ये कंप्रेशन रेशियो है, ये कंप्रेशन रेशियो और ये कट ऑफ रेशियो है, और ये है कि कितने परसेंट पे कट ऑफ के सक्सेशन का कितना परसेंट है तक सप्लाई हुआ है फ्यूल का, वो परसेंटेज है जो यहाँ पे दे रखा है 10%, तो वही परसेंटेज है ये P। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो एक दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, अगले लेसन में मैं कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, आप उसे भी देखना ना भूलें, और इस मुझे आप फॉलो करें ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंचता रहे, और अधिक से अधिक आप इसे शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये पहुंचे और एक हेल्दी कंपटीशन बने आप लोगों के बीच। सबको पता होगा तो डिस्कशन बढ़ेगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो छिपाए नहीं, पढ़ाइए, अपने नॉलेज को जितना बांट सकते हैं उतना बांटें, नॉलेज बांटने से बढ़ता है, इसलिए इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।